नमस्कार दोस्तों, कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने पॉलिटी का फिर से एक अलग लेक्चर लेके। इसमें हम लोग आज बात करेंगे आपके पार्लियामेंट की, मतलब संसद की। ठीक है। अब संसद क्या होगा, आपका क्या कर रहा है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, मतलब आपकी लॉ बनाने का काम करेगी। इसका मतलब ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो थे वो आपके पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे, पार्ट 5 के चैप्टर 1 में लिखे गए थे। तो ऑब्वियस ही बात है, लेजिस्लेटिव की भी बात करूं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो उसका कानून का पालन करवाते हैं, और कानून बनाने का काम कौन करती है, पार्लियामेंट करती है, मतलब लेजिस्लेटिव ऑर्गन करता है। इसमें पार्लियामेंट बनने रख दिया है। और पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, वो अगर उसका क्या बोलेंगे, अगर उसका अपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट बोलेंगे, कहां पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो आर्टिकल 79 में की गई है, आर्टिकल 79 में। अब जो कि 79 में की गई है लेजिस्लेटिव ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, ऑब्वियस ही बात है, जो 79 में की गई, तो ऑब्वियस ही बात है लेजिस्लेटिव ऑर्गन की जो आर्टिकल जो स्टार्ट होंगे वो कहां से होंगे, 79 से होंगे, आर्टिकल 79 से होंगे। रीजन ये नहीं है कि 79 में, आर्टिकल 79 से होंगे और कहां तक चलेंगे, 122 तक चलेंगे, 122 तक चलेंगे। ये पार्ट 5 में इसकी बात की गई है। पार्ट 5 जैसे यूनियन की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो पार्ट 5 में इसकी बात की गई है। अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूंगा तो पार्ट 6 में बात करेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी कहां से चलेगी, 168 से स्टार्ट होगी। तो अब पहले अपन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अपन यूनियन पे चलते जाएंगे। तो आर्टिकल 79 से 122 तक किसकी बात की गई है, आपकी लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव की बात की गई है, पार्लियामेंट की बात की गई है। लेजिस्लेटिव मतलब सीधा पार्लियामेंट की बात की गई। अब पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है 79 में, तो इसका मतलब 79 से 122 तक पूरा का पूरा पार्लियामेंट की बात की गई है। पार्लियामेंट की आपको अगर कंपोजिशन है, आपके उसको प्रिविलेजेस है, इलेक्शन है, और क्या है, ऑफिसर्स हैं, ड्यूरेशंस हैं, जितनी भी चीज है पार्लियामेंट से रिलेटेड, पूरी की पूरी किसमें बात की गई है, 79 में की गई है। अपना जो पार्लियामेंट है, चूंकि हम लोगों ने क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या से दूसरे दूसरे देशों से छाप दिया है, तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेम वही सिस्टम हम लोगों ने कहाँ रखा है, अपने इंडिया में रखा है। इसको अपन वेस्ट मिंस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्ट मिंस्टर, हिंदी में भी वेस्ट मिंस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, इसको वेस्टमिंस्टर भी बोला जाता है। अब अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं, इतनी सी बात है कि ये कितने में, 79 में, अपना ये पार्लियामेंट का छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये पार्लियामेंट ये होता है लॉ मेकिंग का काम। अब लॉ मेकिंग का काम कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कुछ इसके कोई पार्ट भी होंगे। इसमें कौन कौन होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, और तीसरा होता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। अब ये आपको इंग्लिश में ही दिमाग में रखना है कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट ही बोलते थे और हाउस ऑफ पीपल ही बोलते थे, क्योंकि 1954 से पहले, 1954 से पहले इनका कोई भी हिंदी नाम नहीं दिया गया था, इनका कोई भी हिंदी नाम नहीं दिया गया था। तो अब 1954 में क्या बेस चढ़ी, अरे नहीं यार ये तो मजा नहीं आया, एमपीपीएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी वालों को तो इंग्लिश याद, इंग्लिश में तो बहुत डरते हैं, इंग्लिश तो याद होगी नहीं। तो लोगों ने क्या किया, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम रख दिया राज्यसभा, राज्यसभा, और इसका रख दिया लोकसभा, लोकसभा। अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको आप राज्यसभा बोले चाहे इसको लोकसभा बोले, लेकिन ये 1954 के बाद ही इसका हिंदी नामांकरण किया गया था, हिंदी नाम को अडॉप्ट किया गया था। तो लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको जैसे पता होगा कि आपके ब्रिटेन में जो होगी, ब्रिटेन और इंडिया से अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, तो ब्रिटेन में जो होगी वो दो लेवल होती है, एक तो होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, एक निचली और एक ऊंची। तो जो लोअर हाउस होगा वो कौन होगी, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। लोअर हाउस होगा वो होगा लोकसभा, और जो अपर हाउस जो होगा वो होगा आपका राज्यसभा। हमारे इंडिया के अंदर ये कौन सा था, लोअर हाउस, लोअर हाउस, और जो होगा अपर हाउस। पावर की बात अपन बाद में करेंगे कि किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, जब पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, जब कंक्लूजन में लेके आएंगे तब अपन इसकी बात करेंगे। तो लोअर हाउस और अपर हाउस ये अपनी हो गई लोकसभा और राज्यसभा। अब
अगर मैं बात करूं सीधा सीधा मैं राज्यसभा के ऊपर आऊं तो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अगर रिप्रेजेंट किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर ही रही होगी ना, उसमें कोई ना कोई मेंबर बैठते होंगे, तो ये स्टेट और एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। केवल किसको करती है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली। और अगर मैं बात करूं लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा रिप्रेजेंट करती है आपके भारत के लोगों को, भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका रीजन क्या है कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा में जितने भी, अब मैं जब मैं इलेक्शन में बताऊंगा, इसी में अभी बता देता हूं, लोकसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। किसके द्वारा? इंडिया के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन इसका जो इलेक्शन जो होता है राज्यसभा का, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के कारण क्या होगा? ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, इतनी सी बात है। अब मैं अगर बात करूं प्रेसिडेंट की, आप लोगों ने बोल दिया कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट हैं, लेकिन क्या ये इसके सदस्य होते हैं? प्रेसिडेंट क्या इसके सदस्य होते हैं? क्या मेंबर होते हैं? तो पहली बात तो हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट कर रहे थे, प्रेसिडेंट में अपन ने एक कंडीशन लिखी थी कि प्रेसिडेंट को किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। और अगर वो उस टाइम पे किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हैं और अगर उन्हें प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, तो उनको उस हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो हम लोगों ने जब बोल दिया कि वो मेंबर नहीं है, वो मेंबर नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो मेंबर नहीं है तो क्या वो पार्ट है? हाँ, हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो प्रेसिडेंट जो है वो उनके पार्ट क्यों हुए? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी बिल, विधेयक, अगर कोई भी बिल किसी भी लेजिस्लेटिव किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अगर पास होता है, और अगर उसे एक्ट बनाना है, उसे अगर कानून बनाना है, तो उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट देना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट का एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर प्रेसिडेंट के साइन के बिना अगर नहीं होगा, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होंगे? पार्लियामेंट के पार्ट तो होंगे होंगे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जब अगर राज्यसभा में कंपोजिशन में अगर मैं जाऊंगा, थोड़ी देर बाद अगर कंपोजिशन में जाऊंगा, तो राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा में 2 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो 12 लोग कौन से होंगे? जिनकी स्पेशल नॉलेज होगी किसके ऊपर? साइंस के ऊपर, आर्ट के ऊपर, किसी भी और भी स्पेसिफिक एरिया जो भी होगा उसके ऊपर अगर उसको प्रेसिडेंट चाहे तो उसको नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के अंदर। ऐसे ही लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट जो होंगे वो 2 लोगों को नॉमिनेट करेंगे जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन से होंगे? कि जिनके पिता, मतलब कोई भी अगर एक भारतीय है, उनका अगर पिता अगर एंग्लो हो, मतलब अंग्रेज हो, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो उनमें से 2 लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो हमारा रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली बात है, पिता कहीं भी हो, लेकिन अगर वो इंडिया में पैदा ही हुआ है, इंडिया में बड़ा लगा है, इंडिया का ही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये वाली बात होगी। तो इसीलिए प्रेसिडेंट क्या होंगे? आपके पार्लियामेंट के ऑर्गन होंगे, बट मेंबर नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन पूरे के पूरे मेंबर जो हो गए और पार्ट हो गए, इंटीग्रल पार्ट हो गए। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन की बात करूं, क्योंकि ये जाना बड़ी चीज नहीं है। कंपोजिशन राज्यसभा में फिक्स कितनी की गई है स्ट्रेंथ? वो की गई है 250। कितनी की गई है? 250। लेकिन क्या रियल में अभी है? नहीं, अभी रियल में अगर बात की जाए, प्रेजेंट में बात की जाए, तो कितनी है? 245। तो 245 सीट्स क्या है राज्यसभा में फिक्स है कि इतने लोग उसमें बैठे होंगे। राज्यसभा की स्ट्रेंथ जो होगी वो 245 होगी प्रेजेंट में। और अगर उनमें से देखा जाए तो 12 लोग जो हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं। 12 जो लोग हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो कोई वो नहीं है। और अब जो अगर यूनियन, अब चूंकि 3 जगह से इसमें चुने जाते हैं, 3 जगह से चुने जाते हैं। किस जगह से? एक तो आपके राज्य चुन के भेजते हैं, एक आपकी यूनियन टेरिटरीज भेजती हैं, और नॉमिनेटेड तो है ये, तीसरा जो गए आपके नॉमिनेटेड हो गए, तो इलेक्टेड। अब राज्य जो भेजेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है राज्य को भी तो कोई रिप्रेजेंट करेगा। तो अब चूंकि
आपको जैसा मैंने बताया था कि हमारी जो इंडियन स्टेट है, इंडियन जो स्टेट्स हैं वो इनडेस्ट्रक्टेबल नहीं है, मतलब उनको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो अगर तोड़ा मरोड़ा जा सकता है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो स्ट्रेंथ होगी, वो चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हम लोगों ने नया यूनियन टेरिटरी जोड़ दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कुछ ना कुछ चेंज होती है कि राज्य, अब चूंकि पहले राज्य में था तो राज्य की चेंज हो गई, तो ये चेंज होती जाती है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, अगर इस टाइम की बात करूं तो 225 जो हैं, कितनी 225 जो हैं वो आपकी राज्य की सीट्स है, स्टेट्स की सीट्स है। और अगर मैं बात करूं किसकी, यूनियन टेरिटरीज की, तो 8 सीटें यूनियन टेरिटरीज की चुनी है। कितनी सीटें, 8 सीटें यूनियन टेरिटरीज को अलॉट की गई हैं। अब यूनियन टेरिटरीज तो चूंकि 9 है अब, लेकिन राज्यसभा के केस में यूनियन टेरिटरीज में 9 नहीं गिनी जाएंगी, केवल 3 ही गिनी जा रही है, 3 गिनी जा रही है। 3 कौन कौन सी होंगी, एक तो आपकी दिल्ली है, एक तो दिल्ली है, एक है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, सॉरी लक्षद्वीप, और एक हो गया आपके जम्मू कश्मीर जो अभी नया जुड़ा हुआ है। पहले तो दो ही चुनी, पहले तो दो ही रिप्रेजेंट करती थी, एक दिल्ली एक लक्षद्वीप, लेकिन अब तीसरी कौन सी करने लगी है, जम्मू कश्मीर जो अभी लेटेस्ट जुड़ी है। तो दिल्ली, अब इनकी सीट्स कितनी होंगी, दिल्ली में आपको पता है कि राज्यसभा में केवल और केवल 3 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं दिल्ली में, 3 सीट्स हैं। अब जम्मू कश्मीर नया जुड़ गया तो ऑब्वियस ही बात है, अब चूंकि 8 है टोटल, याद रखना 8 है, तो 8 में से जो 3 है वो किसको दी गई है, दिल्ली को दी गई है। और जम्मू कश्मीर जो कि पहले से स्टेट था उसको अपन लोगों ने क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 अपन ने जम्मू कश्मीर को दी और लक्षद्वीप को केवल कितनी दी है, 1 सीट दी है। तो टोटल मिला के 8 सीट हो गई आपकी, किसकी, आपकी हो गई यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 8 सीटें आपको अलॉट की गई है। अगर मैं बात करूं, अब चूंकि ये वाली बात चली रही है, हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो राज्यसभा में एमपी को कितनी सीट्स अलॉटेड हुई है, एमपी को हुई है 11। कितनी हुई है, 11। राज्यसभा में एमपी के कितने लोग होंगे, 11 लोग होंगे। और अगर मैं सबसे ज्यादा बात करूं कि सबसे ज्यादा किस जगह के होंगे, ऑब्वियस सी बात है यूपी के होंगे। और यूपी में कितनी सीट्स अलॉटेड है, 31, 30। अब आप देख पा रहे हैं कि यार ये वाली चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, तो अलॉट करने का कोई ना कोई तो रीजन होगा, मतलब कोई ना कोई तो क्राइटेरिया रखा होगा कि तुमने एमपी में इतनी सीट दे दी है और आप लोगों ने दिल्ली में इतनी दे दी है, यूपी में इतनी दे दी है, क्या वो है इसका। तो सीधे सीधी बात है कि एमपी में अगर, तो अलोकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया, वो क्राइटेरिया आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या। जिस स्टेट की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उस हिसाब से हम लोग उसको अलॉट कर लेंगे। अब ये कितनी है, वैसे तो मिलियंस के ऊपर होता है, 10 लाख के समथिंग दिया जाता है, लेकिन वो भी अब तो वही हो गया कि पहले क्या था, इन लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया था, उसके हिसाब से वो चेंज करते रहते थे। लेकिन 1970 के बाद, वो 71 के बाद वो चेंजेस ही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रीज कर दिया था कि नहीं 2024 के बाद देखेंगे, कितने के बाद, 2024 के बाद देखेंगे कि क्या करेंगे, कि कितने अपन लोग चेंज कर सकते हैं सीट्स के अंदर। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात चल रही है। तो 2024 के बाद ना, फ्रिज पहले 1971 की जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको फ्रीज कर दिया था कि नहीं इतनी, क्योंकि रीजन क्या था कि जो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी स्टेट जैसे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी चले जाए तो उनकी पॉपुलेशन घट रही है, बहुत कम बढ़ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम ऐसा आता है कि यूपी तो पूरा का पूरा, अब अभी भी देखा जाए तो सारा का सारा डिसाइड तो यूपी करता है। तो सेम की सेम वही बात है कि अगर इन लोगों ने पॉपुलेशन फ्रीज नहीं की होती, पॉपुलेशन पर सीट्स फ्रीज नहीं की होती, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई ना कोई का डोमिनेशन हो जाता। तो उस डोमिनेशन को रोकने के लिए 1971 की पॉपुलेशन को फिक्स कर दिया कि 1971 की बात की जो पॉपुलेशन होगी वहीं पे अपनी सीट्स डिसाइड होंगी। तो इतनी अपन लोगों ने पॉपुलेशन वाली बात कर दी। अब अपने अमेरिका और इंडिया में क्या अंतर है, अमेरिका में हर राज्य को केवल 2 सीट है, मतलब फिक्स है, सीधी सीधी बात है, हर राज्य को 2 सीट है। 50 राज्य है उसमें, आपको पता है अमेरिका में 50 राज्य हैं। तो इंडिया में चूंकि अब चेंज होते रहते हैं, तो हर राज्य को अमेरिका में 2 सीट ही मिलते हैं, मतलब टोटल 100 जो है आपकी सीट्स होंगी, और इसमें अपने पास कितनी है, 245 है। तो अपन लोगों की फिक्स नहीं है, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर चेंज होती रहती है। तो 24 के बाद हो सकता है चेंज करें या बढ़ा दें, जो भी उनकी मर्जी होगी, लेकिन ये चलता है।
ठीक है, इतने हो गई राज्यसभा की बात। अगर मैं लोकसभा की बात और राज्यसभा में एक और चीज करूं, ये तो अपनी स्ट्रेंथ हो गई। राज्यसभा में जो इलेक्ट होते, राज्यसभा में इलेक्शन जो होता है, अगर मैं इलेक्शन की बात करूं राज्यसभा की, तो इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा राज्यसभा के अंदर। कैसा होगा? इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। अब वही वाली बात उठ गई जैसे प्रेसिडेंट में बात उठी थी कि यार तुम लोगों ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट क्यों किया। वही सेम प्रेसिडेंट की तरह ही चलता है, बट इसमें अंतर इतना सा है कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली बात नहीं होती है कि मतलब एक को आपने प्रेफरेंस दिया कि पहला हमारा कैंडिडेट जो होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। नहीं, इसमें इनडायरेक्ट होगा। लेकिन और दूसरी चीज, सीक्रेट बैलेट के थ्रू चुना जाता था प्रेसिडेंट को। इसमें सीक्रेसी नाम की कोई चीज होगी, पहले ये लोग डिसाइड कर लेंगे कि भैया ये इसको हमको मेंबर चुनना है और ये वाले को सबको इन्हीं को चुनना है। जब मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया था, तो मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा का या राज्यसभा का जो भी है, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बात माननी ही पड़ती है, उनको बात माननी पड़ती है अगर पार्टी ने डिसाइड किया है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा, कलेक्टिवली उनको चुन लेंगे। तो मतलब सीक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही वाली बात हो गई कि आप लोगों का सीक्रेट बैलेट पे बैलेट के ऊपर उन्होंने लिया और चुन दिया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से थ्रू ये चुने गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अब ये तो हो गई। अब राज्यसभा में अगर स्टेट्स की बात करें तो वही इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं यूनियन टेरिटरी में, उसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। और ये जो 12 हैं वो क्या होंगे, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। अब मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा की कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो फिक्स कितनी की गई है सीटें, अगर मैं यहां लिखूं, एक मिनट, ये इसको 1954 को ये हटा के, मेंबर हटा के, ये चीज। अब अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में फिक्स कितनी की गई है सीटें, 550। कितनी है? 550। लेकिन एट प्रेजेंट, प्रेजेंट के टाइम पे कितनी रखी गई है, प्रेजेंट में कितनी है, 545। 545। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों के जनप्रतिनिधित्व जो चुने जा रहे हैं तो ऑब्वियस वो जाने ही होंगे, क्योंकि वही पॉपुलेशन वाली बात कर दी ना मैंने, तो हम लोगों ने चुना है तो जाना। अब इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होंगी, क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, आपका निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। अब निर्वाचन क्षेत्र का मतलब हो गया जिस क्षेत्र से, अब चूंकि राज्य तो पूरा का पूरा बड़ा का बड़ा हो गया, तो जिस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को चुना जाना है, तो ऑब्वियसली पूरा एक क्षेत्र डिसाइड कर लिया जाएगा, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्वालियर का हूं, तो ग्वालियर में भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी हुई है, ग्वालियर दक्षिण, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर पश्चिम। तो जो ग्वालियर तो टूटा है, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी एडमिनिस्ट्रेशन को रखने के लिए कि इतने लोगों को वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कर दिया। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक होंगे, तो ऐसी बात है, ऐसे ये 545 जो है आपके फिक्स किए गए हैं। अब मैं सॉरी, मैं उसकी बात कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब राज्य का पूरा नहीं, राज्य का एक नहीं, तो कितने हो गए, 545। अब 545 में से जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लोगों को जो होंगे प्रेसिडेंट जो होंगे वो आपको नॉमिनेट करेंगे। किसको? एंग्लो इंडियन को। जब मैं प्रेसिडेंट करा रहा था तब एंग्लो इंडियन को, और एंग्लो इंडियन का मैंने बता दिया है कि जिनके पिता कौन होंगे, अंग्रेज होंगे। ठीक है, ये हो गए। अब वही वाली बात हो गई, अब जम्मू कश्मीर चूंकि नया बना है, जम्मू कश्मीर चूंकि नया बना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सफल हो गए। चेंज होते जाते हैं, लेकिन चूंकि अब लेटेस्ट चल रही है तो वो चीज तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या पता पूछ लिया। तो जो जम्मू कश्मीर का बनने के कारण क्या हुआ, आपकी जो यूनियन टेरिटरी की जो सीट्स हो गई वो 21 हो गई। कितनी हो गई? 21 हो गई, पहले 19 थी, तो कितनी हो गई? 21 हो गई। और अगर मैं राज्य की बात करूं तो कितनी हो गई? 522। आप चाहे टोटल करके देख ले, 545 से 22, 21 और 2 कितने हो गए? 545। ये हो गए यूनियन टेरिटरीज, ये हो गए आपकी स्टेट्स। इसमें ही वही है, अब चुने इसमें इनडायरेक्ट गए थे। अब लोकसभा की बात चलेगी अगर, अब ये वाली चीज हो गई इतनी, तो ऑब्वियस ही बात है अगर मैं एमपी की बात करूं, वही चूंकि अपन एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी पता होना चाहिए। एमपी की बात करूं तो एमपी में लोकसभा की
29 सीट है, कितनी 29 सीट्स को अलॉट किया गया है। ऐसे ही अगर मैं यूपी की बात करूं जो कि सबसे ज्यादा है, उसमें 80 को किया गया है, कितने को किया गया है 80 को किया गया है, 80 को। और मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो हर जगह अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे दिल्ली में 7 है, ठीक है, और अगर मैं उसकी बात करूं जम्मू कश्मीर की तो उसमें तो एक ही दी गई है, तो वो यूनियन टेरिटरीज तो पूरी 9 है। उधर इसमें मैंने स्पेशल इसलिए बताया था कि केवल दिल्ली, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर की ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन किया गया, ये राज्यसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एमपी में 29 और यूपी में 80, ये इतना दिमाग में रखना, क्योंकि हर कितना 28 का कैसे याद करोगे, 28 वो 9 वो, तो केवल अपन को मेन क्या रखना है, एमपी का 29 और यूपी के 80, ये अपन लोगों को दिमाग में रखनी है। अगर मैं बात करूं सीधा आऊं किस पे, इसकी वोटिंग के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर, जो लोकसभा में जो वोटिंग होती है। अब ये जो 522 जो सीटें हैं, 522 जो सीटें हैं, इनको कैसे चुना जाएगा, वही डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। वही उसमें लोग खड़े होंगे चुनाव में और हम लोग उसको वोट देंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वोट कौन दे सकता है, वोट कौन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर का होगा, 18 वर्ष से ऊपर का होगा। लेकिन 1988 से पहले, 1988 से पहले ऐसा नहीं होता था। 1988 से पहले 21 साल की उम्र डिसाइड थी कि 21 साल का अगर कोई बंदा होगा वो ही वोटिंग कर सकता है। लेकिन 1988 में आपको पता होगा कि राजीव गांधी सरकार थी, तो राजीव गांधी जी ने बोला कि नहीं भाई, अगर 21 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जो कि आप लोग बोल रहे हैं कि जो लोकसभा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पीपल ऑफ इंडिया को कर रही है, और 18 साल में लोगों में मेच्योरिटी आ जाती है, उन लोगों को चुनने का वो क्या होता है, दिमाग आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत जो उम्र थी, वोट देने की जो उम्र थी, वो 21 से घटाकर 18 कर दी। कितनी कर दी, 21 से घटाकर 18 कर दी। तो अब वो अभी भी चल रही है, आप लोगों को पता है। तो ये वाली आप लोगों ने इसको चुन लिया। अब अगर मैं बात करूं चुनाव की, तो चूंकि ये वाली से शर्त हो गई, तो इसमें क्या हो गया, इसमें तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया और आपका फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी बोला, अगर आपको बहुमत मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो उससे आपका हो जाएगा। ऐसे यूनियन टेरिटरीज में भी है, सेम की सेम भैया, बस जो दो हैं जो नॉमिनेटेड है। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा आपकी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बॉडी है? हाँ, क्योंकि इसमें 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट, इसमें 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं और इसमें 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो ये दोनों की दोनों क्या है, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बॉडी हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। अब अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, अगर मैं छोटी सी बात करूं कि इलेक्शन इसका कैसे होता है, कौन कौन इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं फिर आपको बताता हूं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो अब इलेक्शन की बात करूं तो अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी को नेता बनना है तो वो क्या होगा, तो इसमें क्या कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, अगर आपको एलिजिबिलिटी में अगर ये चीज हो गई तो आपको कैसे करेंगे। तो क्या होगा, एलिजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर चुना जाना है तो उसकी एज होगी कम से कम 30 साल। कितनी होगी, 30 साल, 30 साल का व्यक्ति होना चाहिए। और अगर मैं राज्य लोकसभा की बात करूं, क्योंकि लोअर हाउस है, लोकसभा की बात करूं तो 25 साल, 25 साल का व्यक्ति को अपन लोग क्या कर सकते हैं, लोकसभा का मेंबर चुन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और कंडीशंस थी, इसके साथ ही कुछ और कंडीशंस थी कि इसको जितनी भी पार्लियामेंट में क्वालिफिकेशन दी गई हैं उसका भी मैं लिए एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अपन ने थोड़ा सा मैंने पीछे जो लगाया था वो मैंने आपको बताया था कि जब जो आपकी पॉपुलेशन जो होगी, पॉपुलेशन, छोटी सी मिस्टेक है एकदम से दिमाग में आई है, जो पॉपुलेशन बेस पे मैंने एलोकेशन किया था, मैं बोल रहा था कि 1971 पे अपने फ्रीज कर दिया था, और हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने बोला था कि 2026, मैंने भी 2024 बोल दिया था,
तो 2026 जो डेट है वो डिसाइड की गई है कि हम लोग 2026 में डिसाइड करेंगे कि अपन लोग इसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। तो ये 2026 था, 2024 नहीं था, याद रखना 2026 था, 24 नहीं था, ठीक है। 2026 2 साल, 25 साल बढ़ाई थी ना, तो 26 हो गए 25 साल में, ठीक है। अब मैं अगर उसकी बात करूं तो 25 साल होना चाहिए। साथ में इसमें कुछ और कंडीशंस थी, वो किसमें किससे जोड़ी गई थी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इससे पहले भी 1950 में भी कुछ एक्ट आए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 भी था, लेकिन कुछ और क्लॉज जोड़ दिए गए थे। तो इसके कारण क्या किया, 1951 अपन लोग लेटेस्ट पढ़ रहे हैं। वैसे 1950 भी पढ़ सकते, लेकिन इतने डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इतना डिटेल में पूछेंगे भी नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, जिसको अपन बोलते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, क्या बोलते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। इसके तहत कुछ और कंडीशंस दी गई थी, जिसमें से एक जो मेन कंडीशन जो आपको दिमाग में रखना है, इस टाइम पे क्या बोला गया था कि अगर किसी व्यक्ति को उस राज्य में से, अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर चुनने के लिए एलिजिबिलिटी रखनी है, अगर किसी को भी इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो क्या होगा, उसको उस राज्य का, किस राज्य का, जिस राज्य में वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उस राज्य का एक वोटर होना चाहिए, मतलब उसकी उसमें वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। तो मतलब उसका वोटर होना चाहिए उस राज्य का, क्या होना चाहिए, वोटर होना चाहिए उस राज्य का, उस राज्य का वोटर होना चाहिए। बट 2003 में, बट 2003 में क्या हुआ, ये चीज को रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ऐसी बात नहीं कर रहा कि लोकसभा या राज्यसभा, ये दोनों की बात है कि अगर आपको किसी भी राज्य का किसी भी राज्य का अगर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है वोटिंग में, तो आपको उस स्टेट का वोटर होना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर उसको राज्यसभा का वोट, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, तो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करेगी, अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो लिया। लेकिन 2003 में ये बात को सीधी पूरी तरीके से हटा दिया गया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप उस राज्य के ही वोटर हो, या आप वोटिंग राइट्स आपके पास हो तो ही आप पार्टिसिपेट करेंगे। आप किसी भी राज्य के होंगे, याद रखना, आप अगर किसी भी राज्य के होंगे तो आप उस वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा ही 2006 में, 2003 में तो ये रिपील कर दिया था, तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उन्होंने क्या बोल दिया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कि इनको नहीं होना चाहिए, मतलब ये 2003 में जो बात बोली थी कि नहीं ऐसी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि अगर आप किसी राज्य के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उस राज्य का वोटर होना चाहिए। तो इन लोगों ने ये मना कर दिया था कि नहीं इतना जरूरी नहीं है, और ये अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट पे इलेक्शन लड़ना है, किससे, एससी या एससी की सीट पर इलेक्शन लड़ना है, तो वो उस राज्य में एससी या एसटी का मेंबर होना चाहिए, मतलब वो एससी एसटी होना चाहिए। हाँ ये उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो जनरल सीट पर भी इलेक्शन लड़ सकता है। अगर एससी एसटी की सीट पर लड़ना है तो उस व्यक्ति को एससी एसटी का होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए, और अगर वो चाहे तो वो जनरल पे भी लड़ सकता है, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई इलेक्शन। अगर मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं कि इनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो डिस्क्वालीफाई करने के वही मेन मेन जो अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में देखे थे, तो पहला तो वही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए इसको। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने बता ही दिए थे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें क्या होगा, जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि भैया कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है। वैसे तो प्रेसिडेंट के भी अपने डिफाइन कर दिया और उसमें डिफाइनेशन नहीं है। अगर मैं देखा जाए कि दूसरा होगा कि वो अनसाउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड, समझ में आ रहा है, पागल हो गया हो, मतलब उसका माइंड जो है अपने ठिकाने पे ना हो। तीसरी चीज अगर मैं बोलूं, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। क्या? दिवालिया। क्या कर दिया गया हो? दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, पैसे ही नहीं होंगे, मानो पड़ा दिवालिया घोषित हो गया है, और अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया, ऑब्वियस ही बात है उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और मालूम पड़ा अगर वो दिवालिया घोषित है और अगर वो कोई मिनिस्टर बन गया तो वो क्या करेगा, करप्ट होने के उसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है। ऐसे ही अगर मैं बोला जाए कि कोई भी अगर सिटीजन, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, जैसे इसका सबसे बड़ी बात है, अगर इंडियन सिटीजन है और उसकी सिटीजन अगर इस देश का नागरिक है और उसकी सिटीजनशिप यहाँ से हट गई है, इंडिया का सिटीजन नहीं रहा, मालूम पड़ा उसने वॉलेंटरी रिटायर करके सिटीजनशिप में, सिंपल सी बात है कि आप लोग अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं या दूसरे देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं, या फिर आपको सिटीजनशिप से हटा दिया गया है, यहाँ से देश से निकाला कर दिया गया है, तो इनके कारण क्या, अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत भी कुछ और जो डिस्क्वालिफिकेशन वाली प्रोसेस है वो दी गई है। कौन कौन सी है डिस्क्वालिफिकेशन की? अब डिस्क्वालिफिकेशन की 1951 के तहत, आरपीए ऑफ 1951 के तहत कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन की बताई गई है। पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन के चार्ज में गिल्टी फाउंड होता है, मतलब करप्शन करने में, करप्शन के चार्ज अगर लगे आते हैं, केवल चार्ज लगाना नहीं, उसको साबित भी करना होता है, याद रखना। करप्शन का अगर उस चार्ज साबित होते तो ही वो डिस्क्वालीफाई होगा, लगाने पे डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। दूसरी चीज जो अभी देखा जाए, लिली थॉमस केस जो अभी चल रहा है, तो उसमें भी एक चीज लिखी है कि अगर कोई व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है किसी भी केस में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है। अब याद रखना, इसमें भी सजा हुई है, मतलब अगर कोई भी उसने क्राइम किया है, उस पर जब तक वो साबित नहीं होता तब तक वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो उस पर साबित हो गया और सजा बोल दी गई है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था, जो अभी अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के जो हैं अभी, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना है, क्योंकि अभी उनको 2 साल की सजा हो गई है, जो अभी अपने एम्स पे उन्होंने जो हंगामा किया था उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दी है। ठीक है, तो ये 2 साल की अगर उनको सजा है तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है लिली थॉमस केस में। कौन से केस में? लिली थॉमस केस में। अभी जो स्पेशल जो 2013 में जो केस हुआ था, लिली थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन केस, उसमें भी इन्हें क्लियरफाई किया था कि हाँ, 2 साल की सजा अगर किसी व्यक्ति को हो गई है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी व्यक्ति का शेयर किसी कंपनी में है तो वो व्यक्ति भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उस कंपनी में सरकार का 25% से ज्यादा शेयर है। कितने से ज्यादा? 25% से ज्यादा शेयर है। ये डीपली बात चली गई, दिमाग में रखना तो रखना, नहीं तो नहीं रखना, कि अगर किसी व्यक्ति का शेयर किसी कंपनी में है और अगर उस कंपनी में सरकार का 25% से ज्यादा शेयर है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज है, जो 10th शेड्यूल आया था, 10th शेड्यूल, 1 मिनट में इसको मिटा दूं, तो एक और ग्राउंड था एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किसमें था? 10th शेड्यूल में था। अब ये 10th शेड्यूल है, वो आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 92nd है आई थिंक, अमेंडमेंट एक्ट 1985 में।
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10 शेड्यूल लेके आए थे। अब एंटी डिफेक्शन से समझ में आ रहा है दल बदल विरोधी, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ में लेके आए थे। तो इसके ग्राउंड पे भी एक जो बंदा है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैसे कि उसमें क्या 3 कंडीशन होंगी, 4 कंडीशन। पहली होगी कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी भी पार्टी से टिकट लेकर जीतता है और बाद में वो पार्टी को छोड़ दे, क्या टिकट लेकर जीतता है और उस पार्टी को छोड़ दे, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा, अगर वो किसी पार्टी की बात ना माने, कोई पार्टी, जैसे मैंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, अगर वो बात ना माने तो भी तो भी वो हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति वॉलेंटरी रिटायर हो जाए तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक और है, अगर कोई व्यक्ति जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है, इंडिपेंडेंट, और चुनाव जीतने के बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी नॉमिनेटेड व्यक्ति, अब जो भी वही प्रेसिडेंट हुए, ये क्या हुए, ये अगर कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति भी अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये आपकी चीजें हो गई, ठीक है। ये वाली 10 शेड्यूल के अंदर बात हो गई। अब इसकी जब 10 शेड्यूल जंग से जब इलेक्शन बताऊंगा तब उसमें अपन इसको कवर करेंगे। साथ में अब मैं राज्यसभा लोकसभा में दोबारा से लौटता हूं क्योंकि ये इलेक्शन अपना खींच दिया मैंने। तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर मैं लौटूं तो लोकसभा और राज्यसभा की जो ड्यूरेशंस होंगी, मतलब कि कितने साल तक ये चलता है, तो राज्यसभा को पहली बार 1952 में गठित किया गया था। मतलब कब बनाया था? 1952 में। और तब से लेकर आज तक ये ऑपरेट है, इसको कभी भी भंग नहीं किया गया। तो भंग नहीं किया गया, ठीक है। तो ड्यूरेशन इसको भंग नहीं किया जाता, मतलब किया ही नहीं जा सकता, हमेशा चलती ही रहती है। बट अब चूंकि भंग नहीं किया गया तो क्या इसके जो मेंबर्स होंगे वो हमेशा के लिए रहेंगे? नहीं, मेंबर्स जो होते हैं वो हर 2 से 3 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो लगभग अगर देखा जाए तो हर 2 साल में लगभग 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर जो होंगे हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये कभी भी भंग नहीं होती। सबसे बड़ी बात, ये कभी भी भंग नहीं होती। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की जो ड्यूरेशन होती है वो हर 5 साल की होती है। कितनी की होती है? 5 साल की होती है। और 5 साल मतलब चूंकि कितने किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इलेक्शन जो होगा उस हिसाब से ही ये चलेगी। इलेक्शन जैसे ही हुआ, एक नई लोकसभा लगी, अब जैसे अभी 17वीं चल रही है, 17वीं चल रही है, तो लोकसभा का 5 साल का ड्यूरेशन होता है। बट क्या 5 साल ही होता है? 5 साल से पहले नहीं हो सकती है 5 साल से पहले भी हो सकती है। अगर सरकार गिर जाए तो डिसॉल्व हो जाएगी। नेशनल इमरजेंसी का टाइम आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी घोषित कर दी, तो भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। या फिर 5 साल से जाना भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ जगह जैसे कोई क्राइसिस वगैरह आ जाए, अभी कोरोना क्राइसिस वगैरह जैसे लिए, तो भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो फिक्स अब चूंकि 5 साल तो है ही, लेकिन उससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मतलब पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। मैं सारे कवर नहीं करूंगा, बट जो मेन मेन है, पीठासीन अधिकारी, कोई ना कोई तो इनको प्रिसाइड कर रहा होगा। अगर वहां लोकसभा चल रही है तो उसका कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट होगा ही होगा, तो राज्यसभा चले तो उसका कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट होगा ही होगा। तो जैसा मैंने जब वाइस प्रेसिडेंट बता रहा था, तो मैंने बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं।
एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, मतलब सभापति अध्यक्ष, सभापति अध्यक्ष, अध्यक्ष वो कौन होते हैं? सभापति अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो सभापति अध्यक्ष होते हैं, मतलब इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? सभापति अध्यक्ष होंगे, मतलब चेयरमैन। ऐसे ही एक होंगे वाइस चेयरमैन, उप सभापति, नहीं सभापति उपाध्यक्ष, सभापति उपाध्यक्ष मतलब वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन जिसको बोलते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये अपन आगे चल के भी बात करते याद है क्या क्या है। ऐसे ही अगर लोकसभा की बात की जाए तो इसमें होते हैं स्पीकर, लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। तो भाई स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सभापति, सभापति, ठीक है, अध्यक्ष है सभापति, और ये डेप्यूटी चेयरमैन को बोलते हैं उप सभापति, उप सभापति। ठीक है, ये अगर मैं इनकी मोटी मोटी बात करूं तो सभापति तो जैसे मैंने बताया था कि इनको क्या है, जो अपने जो उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है, उनको जो चुना जा रहा है सेम वही होगा। तो इनको अब चूंकि जो सभापति होंगे राज्यसभा के, अब मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। तो जो अपने सभापति जो हो गए, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो गए, जो सभापति हैं वो क्या होंगे? वो अगर वो प्रेसिडेंट के पद पे हैं, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो पहली बात तो सभापति उस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। ऐसे डेप्यूटी चेयरमैन उस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर होंगे और उनको इनडायरेक्टली चुना जाएगा, किसमें से? उसी की जो राज्यसभा के जो मेंबर है उनमें से चुना जाएगा। वैसे तो नॉमिनेट करते हैं अपने राष्ट्रपति करते हैं, वो सॉरी प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो अपने जो हो गए राज्यसभा के। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, उनको कौन चुनेंगे? उस लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं वो मिलके अपना एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुनेंगे, मतलब स्पीकर को चुनेंगे। वो क्या करेगा? उसको प्रिसाइड करेगा। ठीक है, और इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है, याद रखना इनकी पावर बहुत ज्यादा, ये लीडर होते हैं उसके लोकसभा के। ऐसे ही डेप्यूटी स्पीकर भी उसी में से चुना जाता है। जिस टाइम पे लोकसभा स्पीकर अगर जिस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर का काम करते हैं। ऐसे कुछ और पद हैं, अब मैं बात करूं जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, और लोकसभा के और जो राज्यसभा के जो सभापति हैं, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा और राज्यसभा के जो हैं, वो आर्टिकल 93 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 93 में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सीधा स्पीकर की बात करूं तो क्या इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, अब मैं यहाँ पे स्पीकर पे जाऊंगा, फिर आपको आगे बताता चलूंगा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो वही इलेक्शन तो अपना उसी में से चुने जाते हैं, सारे के जितने भी लोकसभा के मेंबर्स जो होंगे उनमें से चुने जाएंगे। अब इनकी पावर्स क्या होंगी? छोटी छोटी पावर्स है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होंगे, वो किसी भी लोकसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग है उसको प्रिसाइड करेंगे, और स्पीकर क्या होगा उस टाइम में? उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन वोट नहीं कर सकते, बट अगर किसी भी उसमें टाई हो जाता है, अगर उस वोटिंग पर टाई हो जाता है तो उस डेड लॉक को खत्म करने के लिए वो वोट कर सकते हैं। कब? डेड लॉक को खत्म करने की। अगर डेड लॉक होगा उस टाइम पे तो वो वोट कर सकते हैं। अगर टाई हुआ वोटिंग में तो वो अपना वोट दे सकते हैं। वैसे फर्स्ट इंस्टेंस पे वो वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर डेड लॉक हुआ तो वो वोट
दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपका जो मनी विल होता है, जो मनी बिल जो होगा, अगर मनी बिल है तो इसको डिसाइड कौन करेगा कि ये मनी बिल है कि नहीं है, उसको भी डिसाइड कौन करेगा, स्पीकर करेगा। अब मैं डायरेक्ट ये छोटी छोटी बातें हैं, अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट आपको पूरा एक ब्रॉड में बता देता हूं कि सारा का सारा कैसे होगा। मैं इस पर लिख देता हूं पूरा का पूरा, फिर मैं आपको बताऊंगा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी छोटी कुछ टर्म्स है वो बताना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए, प्री में पूछ लिया जाए, मेंस में पूछ लिया जाए, कहीं भी पूछ सकते हैं। छोटी छोटी टर्म्स हैं। अगर मैं बात करूं, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस कौन कौन होंगे, लीडर ऑफ द हाउस कौन कौन से होंगे। जैसे लोकसभा की अगर बात करें, लीडर ऑफ द हाउस कौन है, आपके लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर होंगे। सीधे सीधे मतलब लीडर है आपके उस हाउस के तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन एक साथ में एक और चीज देखी है, जो अपोजिशन के जो लीडर है, अपोजिशन के जो विपक्ष का जो नेता है वो कौन होगा। तो दूसरे देशों में तो ऐसा होता है सीधा सीधा कि उसको शैडो पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोगों ने अपोजिशन लीडर के बारे में भी बात की थी। तो 1969 में पहली बार अपोजिशन लीडर को मान्यता मिली थी, पहली बार अपोजिशन लीडर चुने गए थे। और अपोजिशन लीडर चुनने की सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस जो अपोजिशन जो पार्टी जो होगी, अगर किसी भी जो लीडर पार्टी से अपोजिशन जो पार्टी होगी, उसमें कम से कम 1/10 में परसेंट जो होंगे, मतलब 10% जो लोग होंगे वो उसमें इलेक्टेड होने चाहिए, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो उसमें अपोजिशन लीडर होगा कि 1/10 भाग उसमें होना चाहिए। एक वर्ड है विप, क्या होता है विप, विप, विप एक वर्ड है, सीधी सीधी वर्ड है विप। विप याद रखना, विप क्या होता है कि अगर कोई पार्टी कोई डिसीजन लेती है, या फिर उसे कोई भी डिसीजन किसी को बताना है, या फिर उसे किसी को भी डिसीजन बताना है, तो वो डिसीजन वो रिटर्न में देगी किसको, अपने जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भेजेगी, और वो पूरे के पूरे लोगों को मानना है। मतलब एक विप जारी करेगी कि मान लो उनको एक जगह बुलाना है, जैसे पार्लियामेंट में बुलाना है, तो एक विप जारी करेगी कि आप लोगों, मतलब एक ऑर्डर की तरह हो जाएगा, एक विप की एक ऑर्डर है कि हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है और आप लोगों को यहाँ उपस्थित होना है या फिर आपको ये मानना है, तो उसको बोलते हैं विप। एक ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हो गया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, अगर अपनी बातें दूसरे जो कार्यकर्ता है उससे मनमानी है, तो ये तीन चीज है, ठीक है। लीडर ऑफ, अब याद रखना, अपोजिशन ऑफ लीडर पहली बार कब गए थे, 1969 में चुने गए थे। और क्या अभी बोल सकते हैं कि, अब वैसे बोलते हैं कि भाई लीडर ऑफ द हाउस, वो अपोजिशन लीडर जो होंगे वो अपने मान लो राहुल गांधी है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में जितनी भी सीटें होगी 1/10 तो उनको जीतनी चाहिए, कि कांग्रेस तो नहीं है। तो अभी देखा जाए तो क्लियरली देखा जाए तो अपोजिशन लीडर कोई भी नहीं है, लेकिन अब मना लिया है, बांध लिया है, तो ठीक है, उनका जो हो गया। अगर मैं बात करूं सेशन कौन कौन से होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक होता है समन, समन, समन करना मतलब बुलाना, आहूत करना। मतलब अगर पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है, तो उसको समन बोला जाता है। एक होता है एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट मतलब होता है कि उस सेशन को, पार्लियामेंट के सेशन को अगर स्थगन करना है, स्थगन मतलब हो गया कि अगर आज का दिन खत्म हो गया, आज का दिन खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे, उसको एडजॉर्न कर देंगे। मतलब एडजॉर्नमेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको आज के लिए खत्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल आज के लिए अब एक लिमिटेड टाइम फिक्स कर दिया था, मालूम पड़ा कि हाँ हम लोग अगली बार आज कल मिलेंगे, या अगले हफ्ते मिलेंगे, या अगले महीने मिलेंगे, मतलब एक डिसाइड कर दिया था टाइम कि आपको कितने दिन के लिए या कितने टाइम के लिए आप इसको स्थगन कर रहे हो। एक होता है एडजॉर्नमेंट सिंडे, याद रखना, एडजॉर्नमेंट सिंडे इसका मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए। अगर उसका स्थगन अनिश्चित काल के लिए हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि कब होगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जब कोरोना की जो क्राइसिस जो चल रही है, जब वो आई थी, तो उस टाइम पे जो आपका जो सेशन, जो पार्लियामेंट के जो सेशन थे, उनको एडजॉर्नमेंट सिंडे कर दिया गया था। ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी स्पेशल हुआ है कि उसको अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। उनको पता ही नहीं था कि अगली बार ये सेशन कब लगेगा, ठीक है। इतनी चीज है। एक होता है डिजोल्यूशन, सबसे बड़े। अब स्थगन और डिजोल्यूशन में अंतर क्या है, स्थगन का मतलब होता है कि सेशन तो चल रहा है, कि जैसे अगर आपका विंटर सेशन चल रहा है, उसमें चल रहा है, लेकिन उसको बस उसका दिन खत्म कर दिया है, या फिर टाइम के लिए खत्म कर दिया, या अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया। लेकिन डिजोल्यूशन का मतलब है
कि आपका जो हाउस है पूरी की पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया गया है। जैसे अब राज्यसभा तो होगी नहीं, तो लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है, पूरे के पूरे भंग कर देना उसको, मतलब उसको भंग कर देना। और भंग करने का वही तरीका होता है, एक तो या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए कि कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि वो अपना जो बहुमत है वो साबित करने में असमर्थ हो जाए सरकार, तो वो हो जाएगा डिसॉल्व। या फिर उसका कार्यकाल खत्म हो जाए, 5 साल का होता है ना लोकसभा का, तो या तो कार्यकाल खत्म हो जाए, तो इस टाइप से अपन इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये चीज है, समन मतलब बुलाना, एडजॉर्न मतलब स्थगन करना, लेकिन एक टाइम फिक्स टाइम होता है, एक टाइम पीरियड के लिए। एडजॉर्नमेंट सिंडे का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए खत्म करना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोरोना का चक्कर में एडजॉर्नमेंट सिंडे कर दिया गया था, हम उनको यही नहीं पता था कि अगली बार सेशन कब लगेगा। अब वो वादा लग चुका है, उसके बाद लगा था, लेकिन एडजॉर्नमेंट सिंडे मतलब पता ही नहीं, वो प्रेसिडेंट करते हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट करते हैं, और डिसोल्यूशन विघटन किया जाता है। और जो एडजॉर्नमेंट जो स्थगन जो होता है वो आपके स्पीकर कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कोरम, एक कोरम नाम की चीज होती है, इसको हिंदी में भी कोरम ही बोला जाता है। कोरम का मतलब होता है कि कम से कम कितनी उपस्थिति होनी चाहिए अगर किसी भी पार्लियामेंट का सेशन चालू करना है, तो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सेशन शुरू करना है तो कम से कम कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अपन ने जो कोरम बनाया है वो कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, एक 1/10 होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो आपने लोकसभा में कितनी सीट्स है, फिक्स सीट है 550, तो ऑब्वियस सी बात है उसका 1/10 कितना होगा, 55। अगर 55 लोग लोकसभा में उपस्थित हैं, 55 लोग अगर लोकसभा में उपस्थित हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोरम माना जाएगा और अब अपन लोकसभा को चला सकते। ऐसे ही राज्यसभा में अपन ने देखा था कि 250 थे, 250 जो फिक्स थे, तो इसका मतलब उसका 10% कितना हो गया, 25 हो गए, तो 25 आपकी जो कोरम हो गई उसकी, ठीक है, ये होता है कोरम, और उसको हिंदी में भी कोरम ही बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कि कुछ डिवाइसेस हैं, मतलब संसद कार्यवाही के कुछ साधन है, कुछ ऑब्वियसली बात, अगर कार्यवाही हो रही है तो उसके कुछ ना कुछ तो साधन होंगे ही होंगे। तो उनमें से कुछ साधन कौन कौन से हैं, एक होता है क्वेश्चन आवर, मतलब प्रश्न काल। इसमें क्या होता है, लोग अपना प्रश्न पूछते हैं, लोग अपना प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न भी, अब चूंकि कोई भी कैसे भी आके प्रश्न पूछ लेगा, तो प्रश्न कोई भी पूछ सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइवेट मेंबर हो चाहे वो मिनिस्टर हो, लेकिन क्वेश्चन को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्टार्ड, एक होता है स्टार क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा, ऑब्वियसली बात है स्टार लगा, इट मींस वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं अनस्टार्ड क्वेश्चन, जो कम इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट क्वेश्चन की मतलब बात, सीधी सीधी बात बोलूं कि उसको जैसे मैं बात करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे बात करके पूछ रहा हूं, तो वो ओरली, ओरली मतलब बोल के डिस्कस किया जा सकता है। और अगर ऑब्वियस सी बात है अगर उसको बोल के पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका जब आंसर आएगा ओरली आएगा, और आंसर ओरली आएगा तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टार्ट पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर क्रॉस क्वेश्चन हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस पर से आंसर तो देने ही पड़ेंगे। और अगर अनस्टार्ड है, जिसपे स्टार नहीं है, अगर अनस्टार है तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख के दो और आपको आंसर लिख के मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है उस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो उस पे नहीं उठेंगे। तीसरी बात करूं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर 10 दिन के अंदर, 10 दिन के पहले कोई क्वेश्चन, वैसे तो जब दोनों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो महीनों भर पहले उनको बोल दिया था कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये मैटर उठाएंगे। और अगर शॉर्ट पीरियड क्वेश्चन जो आ गया, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो आ गया, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में जो हो गया उसमें 10 दिन का केवल कम से बस केवल 10 दिन का ही प्रायर नोटिस दिया जाएगा और वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। और वो जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए इसको पूछा जाता है, ठीक है, कोई स्पेशल आ गया तो क्वेश्चन आर क्या होगा, प्रश्न काल, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पहला घंटा होगा जो सेशन का पहला, जैसे आप सुबह से लग रही है तो पहला घंटा होगा। टाइम तो बताऊंगा नहीं कि 10 से 11 वगैरह जो भी है, लेकिन फर्स्ट आवर है, ये फर्स्ट आर है क्वेश्चन आर। एक होता है जीरो आर, जीरो आर शून्य काल, एक होता है शून्य काल। अब शून्य काल, अब अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन आर है वो एक रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है, अपने पार्लियामेंट के रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है, मतलब प्रक्रिया के जो नियम है उसमें लिखा गया है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आर होगा, मतलब प्रश्न काल होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग टाइप के, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट पीरियड, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे जिसके ऊपर प्राइवेट मेंबर या फिर वो ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं जीरो आर की, तो जीरो आर को रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा ही नहीं गया है,
0R को रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा ही नहीं गया है, लेकिन ये हम लोगों की जो इंडिया की जो है वो यूनिकनेस है कि हम लोगों ने एक 0R ले लिया है, एक 0R ले लिया है। और 0R का मतलब है कि 0R के अंदर हम वो मैटर्स उठाएंगे जिनका हम लोगों ने पहले से नोटिस नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं दिया था, क्योंकि जितने भी थे इससे पहले वाले में नोटिस दे रहे थे। तो ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब ये अगर मैं बोलूं कि 0R को कब इंक्लूड किया गया था, 1962 से हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, 1962 से। एक आखिरी होता है, अब जैसे 0R खत्म हुआ, लंच वंच जो भी हुआ, उसके बाद होता है एजेंडा ऑफ डे, मतलब जो मेन एजेंडा है जिसके लिए अपन ने पार्लियामेंट के जो सेशन ले रहे हैं उसके लिए अपन ने रखा है एजेंडा ऑफ डे। तो 0R के अगर डेफिनेशन बोलूं तो 0R क्वेश्चन आर और एजेंडा ऑफ डे के बीच का घंटा होता है, जिसमें हम लोग स्पेशल जो बिना प्रायर नोटिस के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो चीज अपनी आ जाती है। एजेंडा ऑफ डे के अंदर जो भी एजेंडा होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। और एजेंडा ऑफ डे जो है, एजेंडा ऑफ डे है, इसके अंदर सारे के सारे मैटर्स, चाहे वो इंपोर्टेंट हो चाहे नहीं हो, वो सारे के सारे मैटर डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं, एक होता है मोशन। मोशन, मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होगा? अब मैं अगर इसके अंदर डिटेल में हूं तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, लेकिन मैं केवल मोशन का इसलिए बताऊंगा कि प्रस्ताव लेके आता है, आया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अगर किसी के पक्ष में बात करनी हो तो हम लोग प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो ये होते हैं आपके मोशन। अब मोशंस भी अलग अलग होते हैं, क्लोजर मोशन, आपके कॉलिंग मोशन, जैसे मतलब कटौती, विशेषाधिकार, ध्यानाकर्षित। अब अगर किसी को ध्यानाकर्षित करना है तो उसके लिए स्थगन, एडजॉर्नमेंट मोशन, इस टाइप की ये चीजें होंगी। ठीक है, अब मैं बात करूं नो कॉन्फिडेंस। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होगा? सीधा सीधा कि आपको ना उसमें बहुमत, अब मान लो कि विपक्ष दल आ गया और उन्होंने बोला कि इनको बहुमत नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको साबित करना पड़ेगा। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो एक कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा। ठीक है, अगर आपको सेंसर मोशन लगाना, निंदा करनी है, तो निंदा का भी एक मोशन दिया गया है। मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स इंपोर्टेंट होता है, धन्यवाद वाला मोशन जो होता है, मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स सीधा सीधा मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधा सीधी ये है कि अगर आपका इलेक्शन हुआ है और पहली बार अगर आपका सेशन लगा है तो पहला जो मोशन ऑफ थैंक्स होगा प्रेसिडेंट वो कंडक्ट कराएगा। तो उसमें क्या होगा, वो वही वाली पहली बात, हाँ भैया थैंक यू वेरी मच, हम लोगों को ये चुना, उसको बोलते हैं अपन लोग मोशन ऑफ थैंक्स। मतलब अगर पहला सेशन जो लगा, चाहे वो इलेक्शन के बाद हो या कोई भी फीजल ईयर के बाद हो, फीजल ईयर मतलब कोई भी अपनी फीजल मतलब हो गया अपना मौद्रिक साल जो होगी, जैसे अपने अप्रैल मई में जो अप्रैल मार्च अप्रैल में जो साल खत्म होती है उसको अब जनवरी फरवरी, इसलिए मैंने मौद्रिक साल बोल दिया। तो उसमें ही उसके बाद जो पहला सेशन लगता है उसमें होता है अपना क्या, मोशन ऑफ थैंक्स। ऐसे होता है ऑन डे एट नेम्ड मोशन, अवैध दिवस, ऐसे डायलेटरी मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर वही औचित्य प्रश्न, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मोशन, इस टाइप की चीजें होंगी। ठीक है, इतनी सारी अपन ने छोटी छोटी चीजें अपन लोगों ने देख ली। अब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं लोकसभा और राज्यसभा की, क्योंकि मेन वही आता है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा बिल्स कौन कौन से होते हैं, बिल्स। क्योंकि अगर आपको मैंने 3 बिल बता दिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 बिल बता दिए, बनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, तो आप लोग पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो मैं बिल्स के ऊपर आता हूं। तो मैं विधेयक की बात करूं, विधेयक मतलब बिल। बिल्स भाई है, पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, विधेयक पारित होंगे, उसके बाद जब वो पास होंगे तब वो एक्ट बनेंगे। तो विधेयक के भी टाइप होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण। दूसरा होता है मनी बिल, मनी बिल को हिंदी में लिखते हैं धन विधेयक, धन विधेयक। अगला होता है फाइनेंशियल बिल, बिल मतलब वित्त विधेयक। और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूं कि जो विधेयक जो होंगे, जो विधेयक होंगे वो उनको कौन कौन लेके आ सकते हैं। सीधी बात, तो विधेयक को चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, कोई भी लेके
आ सकते हैं संसद के अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर एक एक से बात करते जाएं, एक एक से बात करते जाएं, तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं कि दो टाइप के बिल हो गए, एक होगा पब्लिक बिल, पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट। पब्लिक बिल कौन से होंगे, जिनको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं, मिनिस्टर लेके आ रहे हैं, वो होंगे पब्लिक बिल। और प्राइवेट बिल कौन होंगे, जिनको प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है, मतलब अगर सरकारी जो है वो लेके आ रहे हैं तो हो गए पब्लिक, और अगर गैर सरकारी हैं वो होंगे प्राइवेट। अब इनमें अंतर, छोटा छोटा अंतर है कि इसको तो मिनिस्टर लेके आएंगे, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। इनको प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर। इसी के बाद तभी तो ऑर्डिनरी बिल समझ में आएगा। दूसरी चीज होगी कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर देखा जाए तो प्राइवेट मेंबर ज्यादातर कौन लेके आएगा, अपोजिशन पार्टी लेके आएगी, तो अपोजिशन पार्टी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, अपोजिशन पार्टी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है। अब चूंकि ये गवर्नमेंट जो सत्ता में है, अगर पास करने की बात आएगी तो इसके चांस ज्यादा होंगे, पब्लिक जो बिल होगा उसको पासिंग के जो चांस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, इसके बहुत कम होंगे, पास चांस बहुत कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट मेंबर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, आज तक कोई बिल नहीं पास हुआ है, होता है हमेशा, ठीक है, तो कभी कभी होते हैं। इसमें अगर आपको कोई बिल लेके आना है तो कम से कम 7 दिन, कितने, 7 डेज, 7 दिन का प्रायर नोटिस होना चाहिए, 7 दिन पहले बता देना चाहिए कि हम लोग ये बिल लेके आने वाले। कभी कभी तो जरूरी भी नहीं होता कि कभी भी लेकिन इसमें कम से कम 1 मंथ नोटिस देना पड़ता है, पहले 1 महीने पहले बोलना पड़ता है कि हम लोग ये बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि वही रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इतनी चीजें अपनी हो गई। तो क्या अभी तक कोई बिल है प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ है, हाँ, ऐसे कई बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास हो चुके हैं, वो पास हो चुके हैं, ठीक है, ऑब्वियस ये बात है। कभी ये मत बोलना कि प्राइवेट मेंबर बिल कभी पास नहीं हुआ, प्राइवेट मेंबर बिल भी बहुत बार पास हुआ है, लेकिन हाँ, इनके पास होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब मैं सीधा आता हूं ऑर्डिनरी बिल के ऊपर, साधारण बिल के ऊपर। तो लोकसभा और राज्यसभा में अगर ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल को पास करना है तो आप किसी भी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इसको चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इसको ला सकते हैं। उसके बाद अगर लोकसभा में ये पास होता है, अगर लोकसभा में पास होता है, उसके बाद ये जाएगा कहां पर, राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा भी वही देखेगी कि क्या हम लोग इसको पास करते हैं, तो डिस्कस करेगी, फिर उसके बाद इसको पास करेगी। तो दोनों इसको पास करेंगे, दोनों पास करने के बाद इंट्रोड्यूस ये दोनों जगह होंगे, लोकसभा और राज्यसभा में, और जो राज्यसभा होगा उसमें ये पास करेगी, और जो पास करने के बाद ये प्रेसिडेंट के एसेंट में जाएगा, कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के एसेंट में जाएगा। अब प्रेसिडेंट वो तीनों काम कर सकते हैं, चाहे वो उसको असेंट दें, चाहे विद होल्ड करें, चाहे वो उसको रिटर्न करें, चाहे उसको वापस कर दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन रिटर्न वो कब करेंगे, रिटर्न अगर कर दिया और उसके बाद अगर लोकसभा या राज्यसभा के पास आया और वो बिल, चाहे उसमें अमेंडमेंट किया जाए, चेंजेस किए जाए या ना किए जाए, उसके बाद अगर दोबारा से प्रेसिडेंट को भेजा जाए, अगर दोबारा से प्रेसिडेंट को गया, और अगर दोबारा से प्रेसिडेंट को गया तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, ये वाली भी पावर थी, ठीक है, ये वाली चीजें हो गई, ये हो गई। अब इनको क्या है ना, पास करने के लिए क्या क्या होंगी, पास करने के लिए जैसे अगर लोग किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अगर ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी 3 रीडिंग होंगी, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, ऐसे ही लिखा जाता है, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग। उसके बाद इसको पास किया जाता है, फिर वो दूसरी उसमें जाएगी, दूसरे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, अगर राज्यसभा में तो लोकसभा में, लोकसभा में तो राज्यसभा में, दूसरे में जाएगी, फिर वहां पे पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिलेगा, मतलब 5 चरण होते हैं इसको
पास करने के। इसको कितने चरण होंगे? 5 चरण होंगे कि वही पहले 3 रीडिंग हुई, फिर दूसरे हाउस में गया, फिर दूसरा हाउस भी फिर वही काम करेगा, उसको पास करने का काम करेगा, और दूसरा हाउस पास करके 3 तो रीडिंग हो गई, चौथा दूसरे हाउस, 5वां हो गया प्रेसिडेंट का एसेंट हुआ। तो ये ऑर्डिनरी बिल की बात हो गई, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल की बात हो गई। ये लोकसभा की मैंने और राज्यसभा की थोड़ी सी पावर्स भी बता दी कि ये होता है। अगर मैं मनी बिल की बात करूं, ये बहुत अलग ही मनी बिल है। मनी बिल की बात करूं, धन विधेयक की बात करूं, ये आर्टिकल 110 में लिखा है। किसमें लिखा है? आर्टिकल 110 में इसको लिखा है। और मनी बिल होता क्या है? सीधी सीधी बात है कि मनी बिल वो बिल है, मनी बिल वो बिल है जिसमें हम लोग अब क्योंकि अंदर से डिटेल में नहीं बताऊंगा लेकिन समझ में आएगा, जिसमें हम लोग अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस या क्रिएशन ऑफ, बट टैक्सेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मनी बिल पैसे से रिलेटेड हो गई ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें अपन उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे मनी बिल के अंदर। दूसरी चीज कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अब मैं आगे फंड बताऊंगा, ये तीनों फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसा निकालना है, मतलब पैसा नहीं निकालना, उसकी अगर आपको लिमिटेशन चेंज करनी है, तो वो मैटर भी आपका किसमें आता है? मनी बिल के अंदर आता है। ऐसे ही अगर कोई भी कंटिंजेंसी फंड जो है, अगर उससे पैसा निकालना है, कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालना है, तो भी क्या होगा? मनी बिल होगा। कंटिंजेंसी फंड मतलब फ्यूचर के लिए रखते हैं। मैं तीनों फंड अभी बताऊंगा, पहले ये मनी बिल हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको तीनों फंड बता दूंगा, ठीक है? ये सारे के सारे बिल कर दूं, फिर फंड बता दूंगा, 3 जो टर्म है छोटी छोटी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर है, पब्लिक की जो मनी है यूनियन और स्टेट को, तो उसको भी चेंज करने के लिए क्या होगा? मनी बिल की जरूरत होगी। बट इसमें अब क्या होगा कि अगर लोकसभा, पहली बात तो मनी बिल की कंडीशन क्या है? अब साधारण ऑर्डिनरी बिल तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस हो सकता था, इंट्रोड्यूस, पावर दोनों में सेम थी, लेकिन मनी बिल के कंडीशन में केवल लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, केवल लोकसभा में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर बजट वगैरह आया है तो क्या होगा? सारा का सारा लोकसभा में जो काम होगा राज्यसभा में जाएगा, तो बुरी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी? कि भैया कब उनको पैसा देंगे, कब करेंगे। और दूसरी चीज, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं होगा। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, तब आप इसको लेके आ सकते हैं, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ओनली लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होगा। पहली बात तो ये दोनों में होता था, तो लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा और राज्यसभा में नहीं होगा। लेकिन क्या राज्यसभा में इसको डिस्कस किया जा सकता है? हाँ, लोकसभा में क्या करेंगे? इसको इंट्रोड्यूस करके अगर इसको पास कराया है, तो क्या करेंगे? लोकसभा राज्यसभा को भेजेगी, वही तीनों रीडिंग करके, वही तरीका तो वही होगा, तीनों रीडिंग करने के बाद। लेकिन अब ये राज्यसभा के पास अगर जाएगा दोबारा से जब रिकंसिडरेशन के लिए, तो राज्यसभा इस पे अपना मत दे सकती है, इसमें चेंजेस लाने की बोल सकती है कि हाँ इसमें चेंजेस लाओ, तो चेंज करेंगे। तो राज्यसभा क्या कर सकती है? इस पे अपनी रिकमेंडेशन, मतलब अपनी क्रिटिसाइज कर सकती है, या फिर इसमें रिकमेंड कर सकती है कि इसमें कुछ जोड़ा जा सके या घटाया जा सके, इसमें क्लॉज जो है अगर जोड़े या घटाएं। लेकिन क्या होगा? राज्यसभा की बात लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी, लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी। वो अगर उसने उसको अगर उस बिल को अगर राज्यसभा ने अगर कोई रिकमेंडेशन दी है, अगर राज्यसभा ने कुछ बोला है कि भैया इसमें ऐसे चेंज होनी चाहिए, तो क्या होगा? अगर होनी चाहिए तो क्या होगा? तो लोकसभा के द्वारा जो बिल पास किया गया है और अगर उसने चेंज किए, अमेंड किए, तो न्यू अमेंडमेंट के साथ बिल पास माना जाएगा, और अगर चेंजेस नहीं किए हैं तो न्यू अमेंडमेंट के साथ बिल पास माना जाएगा, कि लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें। अगर मैं बात करूं लोकसभा राज्यसभा की बात हो गई, तो राज्यसभा में तो इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो मतलब पूरी की पूरी मेन जो पावर होगी वो किसके पास होगी? लोकसभा के ऊपर होगी। दूसरी बात, अगर ये राज्यसभा के पास ये बिल जा रहा है, अगर राज्यसभा के बिल जा रहा है, तो 14 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर राज्यसभा को जवाब देना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर। और 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने अगर कोई जवाब नहीं दिया, तो उस बिल को पास माना जाएगा। इट मींस लोकसभा की पावर इसमें बहुत ज्यादा होगी, लोकसभा की पावर इसमें बहुत ज्यादा होगी, ठीक है? अगर मैं बात करूं
कि जो अपने फाइनेंशियल जो बिल है 110 हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल बिल जो है, तो फाइनेंशियल बिल सेम वैसा ही है जो मनी बिल है, लेकिन उसमें वो चीजें नहीं होंगी जो मनी बिल के अंदर है, जो वो चीजें नहीं होंगी जो मनी बिल के अंदर है। मतलब आर्टिकल अगर 110 में लिखा गया है कोई चीज, तो वो चीजें आपकी फाइनेंशियल बिल में नहीं होंगी। वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक मनी बिल जो आर्टिकल 110 में लिखा है, एक होता है फाइनेंशियल बिल मतलब वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल एक, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल बिल 1, जो कि आर्टिकल 117 में लिखा है, 117 एक में लिखा है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल तो 117 में लिखा है, तो फाइनेंशियल बिल 1 जो किसमें लिखा है, आर्टिकल 117 एक में लिखा गया है। ऐसे ही फाइनेंशियल बिल 2 ये लिखा है 117 3 में, किसमें लिखा है, 117 3 में लिखा हुआ है फाइनेंशियल बिल 1 और 2 के बारे में। तो फाइनेंशियल बिल छोटा सा अगर देखा जाए, छोटा सा अगर देखा जाए, तो फाइनेंशियल बिल 1 किसको बोलेंगे, जो कि मनी बिल की तरह ही होगा, बस उसके जो 110 जो आर्टिकल की जो टर्म्स है वो उसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है, उसके अंदर नहीं होंगी, मनी बिल की तरह ही उसमें चीजें होंगी, लेकिन बस आर्टिकल 110 में जो मेन चीज जो स्पेशल मनी बिल के लिए इंट्रोड्यूस की गई है वो अपनी किसमें नहीं होंगी, फाइनेंशियल बिल 1 में नहीं होंगी। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो एक्सपेंडिचर जो की बात करूं, अगर अपन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई खर्चा कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें अपनी फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर दी गई है, 2 के अंदर दी गई है। और सेम इसका अभी जो प्रोसीजर होगा, सेम वही प्रोसीजर होगा जो आपके ऑर्डिनरी बिल में था। कैसे होगा? ऑर्डिनरी बिल में जो प्रोसीजर है सेम वही प्रोसीजर होगा आपके फाइनेंशियल बिल में। मतलब मनी बिल थोड़ा सा अलग है, लेकिन फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल को पास करने की, इंट्रोड्यूस करने की जो पावर है सेम वही है जो आपकी ऑर्डिनरी बिल में है, साधारण विधेयक में है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। अब संविधान संशोधन बिल मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 368 वाला चीज थी, तो वो मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा और आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैं छोटा सा अगर मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में अगर आपको अंतर बताऊं, जो मोटा मोटा अंतर है, तो पहला तो यही है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मनी बिल नहीं किया जा सकता। मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, याद रखना, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज कि इसको चाहे मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो, चाहे मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो, इंट्रोड्यूस कर सकता है। मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर लिख देता हूं, मिनिस्टर प्लस प्राइवेट मेंबर, वही पब्लिक और प्राइवेट वाली बात है ना, तो प्राइवेट मेंबर। लेकिन इसको केवल मिनिस्टर, कोई प्राइवेट मेंबर थोड़ी करेगा। अब मान लो अगर बजट आया है तुम्हारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे अगर बजट आया है, तो क्या उसको कोई प्राइवेट मेंबर लेके आएगा? नहीं, मिनिस्टर ही लेके आएगा, तो उसको केवल मिनिस्टर कर सकता है। इसको राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है, ऑब्वियसली बात है, अगर पास हो गया तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, याद है ना। इसमें राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है, रिकमेंड कर सकती है कोई चीज है जिसको उसको लेना है, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर अगली बात करूं तो राज्यसभा, अब इसमें क्या होगा, अगर किसी भी लोकसभा में अगर पास हुआ है, तो राज्यसभा में अगर हमने भेजा है तो 6 महीने के अंदर उसको जवाब देना होता है। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। लेकिन इसमें केवल 14 दिन के अंदर जवाब देना होता है, 14 दिन के अंदर इसमें जवाब देना होता है, ठीक है। और वही वाली बात है कि इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, मान लो दोनों पे बात नहीं बन रही है, लोकसभा या राज्यसभा में बात नहीं बन रही है, मैं इसी में साथ में बता देता हूं, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग। मान लो लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल के ऊपर बात फंस गई और बात नहीं बन रही है, तो जो अपने प्रेसिडेंट होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो दोनों को मेंबर को बुलाएंगे कि भैया आ जाओ, एक ज्वाइंट सिटिंग रखते हैं, तुम आपस में बात करो और हो जाएगा। लेकिन उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे? आपके लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, राज्यसभा के नहीं करेंगे। याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे लोकसभा के, ठीक है। और अगर लोकसभा स्पीकर नहीं हुए, अगर लोकसभा स्पीकर नहीं हुए, तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर, याद रखना। ये मैं स्पीकर और वो साथ में बताते चल रहा हूं क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर करेंगे। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं हुए, तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे, चेयरमैन ऑफ
राज्यसभा, ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। लेकिन याद रखना, याद रखना, सॉरी, याद रखना कि ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है आपके, वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, उस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते। तो किसी भी कंडीशन में, याद रखना, किसी भी कंडीशन में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको प्रिसाइड नहीं करते। साथ में अगर बोलूं कि अगर तीनों ही नहीं हुए, तीनों ही नहीं हुए तो क्या करेंगे इसको, नहीं, उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे, उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट क्या होंगे, कोई उसी के जो लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी मेंबर है उनमें से किसी एक को चुन लेंगे कि आओ तुम इसको प्रिसाइड करो और काम खत्म करो, लोग अपना ज्वाइंट सिटिंग करो। तो ये अपना ज्वाइंट सिटिंग का कंडीशन है, और ये अपनी इंडिया के केस में बहुत यूनिक है अगर इसको डेडलॉक को खत्म करना है। तो इसमें जो ऑर्डिनरी बिल के केस में जो है लोकसभा और राज्यसभा अगर नहीं मानती तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, लेकिन मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। वही वाली बात है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मेन तो लोकसभा ने बोल दिया कि हो गया तो हो गया, बस तो बस, तो ये हो गया, तो इन दोनों में बात हो गई, इसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल बिल में। अगर मैं बात करूं लोकसभा, हाँ, अगर मैं बात करूं कि ऑर्डिनरी बिल अगर कोलैप्स होता है, अगर ऑर्डिनरी बिल कोलैप्स होता है, मान लो ये पास नहीं हुआ ऑर्डिनरी बिल, तो आपकी गवर्नमेंट जो होगी उसको रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई बिल अगर हो भी गया, नहीं हुआ पास तो नहीं हुआ, तो अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, तो उसमें रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मनी बिल, अगर मनी बिल का अगर पास नहीं हुआ लोकसभा के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी गवर्नमेंट है उसको बहुमत नहीं है, ऑब्वियसली बहुमत होगा तो बिल पास हो ही जाएगा, बहुमत नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अगर मनी बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा, आपकी सरकार गिर जाएगी और आपका लोकसभा भंग हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एक और बात थी, प्रेसिडेंट जो होंगे क्या कर सकते हैं, इसको ऑर्डिनरी बिल को असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। ये अपनी क्या हो गया, इनमें अंतर हो गया, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और संविधान संशोधन बिल, साधारण बिल, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन। इससे ज्यादा जानने की आप लोगों को कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मैं 3 आपको फंड बताता हूं तो थोड़े से बहुत आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ दोस्तों, तो फंड की मैं बात करूं, निधियां, ये क्या है, बजट के अंदर होता है, कोई वो नहीं है, तो मैं बजट इतना डिटेल में नहीं कराने वाला हूँ, इसीलिए मैं केवल फंड में बता रहा हूँ, निधियों की बता रहा हूँ। तो 3 टाइप के फंड है हमारे यहाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे संचित निधि, क्या, संचित निधि। ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 266 में, किसमें, आर्टिकल 266 में। एक होता है कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, ये भी 266 में दिया गया है, किसमें दिया गया है, 267 में, सॉरी 267 में दिया गया है, ठीक है। कंटिंजेंसी को हिंदी में बोलते हैं लोक लेख, आकस्मिकता, आकस्मिकता, आकस्मिकता निधि, वो मैं भी वर्ड से समझ में आएगा। एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, क्या होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी 266 में लिखा गया है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं लोक लेखा, लोक लेखा। अब क्या है, ये वाले फंड अगर आपको क्लियर हो जाएंगे तो वो कंसोलिडेटेड फंड जो मैंने बात की थी मनी बिल वगैरह में, वो समझ में आएगी। तो इससे समझ में आ रहा है कि संचित निधि, संचित मतलब उसको कंसोलिडेट करना अपनी जगह पे, जैसे कि अगर सरकार का कोई भी पैसा अगर वो कमा रही है, अगर वो कमा रही है तो उसको बोलेंगे, मतलब रिसीप्ट अगर हो रहा है, अगर कोई भी पैसा, सीधी सीधी बात है, रिसीप्ट अगर हो रहा है, अगर कोई आ रहा है तो उसको तो वो क्रेडिट करेगी, एक अकाउंट ही है, ये पूरा एक अकाउंट है कि अगर रिसीप्ट हो रहा है तो क्रेडिट करेगी, और अगर जा रहा है, खर्चा हो रहा है, अगर वो जा रहा है, पेमेंट दे रहा है, अगर पेमेंट दे रहा है तो होगी डेबिट,
जैसे अपने अकाउंट में होता है, अपन अगर कोई चीज कमा रहे हैं तो वो अपन क्या करेंगे, उसको अपन उसमें जोड़ देंगे, और अगर कोई पेमेंट ले रहे हैं तो पेमेंट अगर किसी को दे रहे हैं तो डेबिट करेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई लोन जैसे इंडिया ने कोई लोन, कोई गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है, बाहर से कहीं से लोन लिया है, तो वो कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जुड़ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर उस लोन का ब्याज चुकाना है तो ऑब्वियस सी बात है वो डेबिट होगा पेमेंट में से। वही जैसे अपने बैंक के अंदर होता है, सेम बैंक से जैसे सिस्टम है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा और डेबिट होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को आपको सैलरी देनी है तो डेबिट होगा, और अगर किसी व्यक्ति से टैक्स वसूला है, हम लोगों ने टैक्स वसूला है, तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। मतलब जो कमाई होगी सरकार की वो अपनी क्रेडिट होगी, जो अपना खर्चा होगा वो अपना क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन अब क्या होगा, बजट के अंदर ये चीज अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग कितना पैसा इसमें रखेंगे, कितना पैसा रखेंगे कि अपना आता रहेगा जाता रहेगा। तो उस पर आपकी क्या होगी, जो प्रेसिडेंट होंगे अगर उसने ऑर्डर नहीं दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो उसके कंसेंट के बिना यहाँ से ना पैसा निकाला जा सकता है, ना यहाँ पे जमा किया जा सकता है, ना निकाला जा सकता है, ना निकाला जा सकता है। किसके, पार्लियामेंट्री लॉ के तहत, सॉरी मैं प्रेसिडेंट बोल गया, पार्लियामेंट्री लॉ। वही बजट आता है, पहले उन्होंने बताया कि हम लोगों ने इतना बजट रखा है हमारा, कि हमारे पास इतनी कमाई होगी, जैसे 20 लाख करोड़ रुपए अगर कमाई होगी, इतनी कमाई होगी, ये सारा का सारा हम कंसोलिडेटेड फंड में रखेंगे। साथ में जो सैलरीज आएंगी किसकी, जज की और अपनी सुप्रीम कोर्ट जज की, प्रेसिडेंट की, जितनी भी सैलरीज जो जा रही हैं वो भी अपनी क्या होंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। वही चीज है यार, बजट बना के रखना है आपको। बजट बना के रख लिया कि भैया ये तो हमने कमाई की है, इतना हमने किया है, तो आपके बजट हो गया, सीधी सीधी बात है, ये आपका बजट हो गया सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमारा इतनी लिमिट है। वो बाद में और कमाई होगी तो वो चीज अलग है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट से समझ में आ रहा है कि सिंपल एक पब्लिक का अकाउंट है सीधा। अब एक बात बताओ कि अगर आप किसी भी पब्लिक को, छोटे मोटे लोगों को सैलरी देंगे, तो बड़े बड़े लोगों की सैलरी तो इससे जाएगी। अगर छोटे मोटे लोगों को हर बार सैलरी दोगे, हर महीने सैलरी जाती है उनकी, तो क्या बार बार आपको तो फिर तो पार्लियामेंट्री लॉ लेके आना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री लॉ बार बार लेके आना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट्री लॉ बार बार नहीं लाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने क्या बना दिया, एक चालू खाता बना दिया है, पब्लिक अकाउंट बना दिया है, लोक लेखा बना दिया है, जिसके अंदर पैसा रहेगा। अब चालू खाते में क्या होता है कि आप पैसा जमा करो, उसी में से आप निकाल लो, तो इसमें आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस एक बैंक अकाउंट चालू खाते की तरह है कि इसमें पब्लिक का जो पैसा है, चाहे वो कैसे भी प्रोविडेंट फंड हो, चाहे अपने जुडिशियल डिपॉजिट हो, सेविंग बैंक डिपॉजिट हो, डिपार्टमेंट जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो अपन इसमें रखते हैं, और कभी भी निकालो, कभी भी जमा करो, इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें तो परमिशन चाहिए। अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करूं तो आकस्मिकता, मतलब इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने ये बचा के रखा है। अपन ने तो फंड बना लिया, अब हर किसी, अब जो कॉमन सेंस की बात है, अगर घर में भी अगर आपके पास पैसा है तो आप एक तो वो बजट बना के चलोगे कि नहीं भैया मेरा ये बजट है, लेकिन थोड़ा सा पैसा चोरी से, मतलब किसी को बताए बिना आप रख लेते हो। वो वाली आदत, जैसे घर में अभी जब ये डिमोनेटाइजेशन आया था तो घर की सारी औरतों पे कितने सारे पैसे निकले थे, वो कौन से होंगे, कंटिजेंसी फंड हो गई, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ इतने पास तो पैसे पड़े हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, और पता भी है लेकिन उनको पता है, लेकिन वो निकाल नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, बोला उसको तो लेके भूल जाओ, बहुत इमरजेंसी आएगी तब अपन इसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को अपन निकालेंगे। तो अगर मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे बजट में कम पड़ गया पैसा, बजट में कम पड़ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को हम फंड निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अपना 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था। कब, 1950 में। ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना अपन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते। ये 3 फंड है जो मेन रखा, संचित निधि, मतलब वही अपना बजट बना के रख लो कि हमारा जो चीजें हम लोगों ने खर्च कर रहे हैं वो डेबिट होंगी, जो अपन
ले रहे हैं वो आपकी क्रेडिट होंगी। बाहर से जो पैसा आ रहा है, लोन से पैसा आ रहा है, सारा जितनी भी सरकार की कमाई है वो सरकार जो होगी उसको क्रेडिट करेगी, और जितनी भी वो दे रही है वो करेगी। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पहले से ही डिसाइड होगा कि ये वाली सैलरी यहाँ से जाएगी, और केवल पब्लिक सैलरी क्या होगी, पब्लिक अकाउंट में रहेगी, कि पब्लिक की जितनी सेविंग्स है वगैरह है, बार बार निकालने की क्या परमिशन लोगे यार, बार बार। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैं सीधा बात पे आता हूं अपने लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स में। लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स में, इसी से आपका स्पीकर वगैरह सबकी पावर डिसाइड हो जाएगी। तो इनको मैं पावर्स को अगर मैं देखूं तो कुछ कुछ ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर्स होंगी। तीन मैं कर सकता हूं कि इक्वल होगी लोकसभा की पावर, एक होगी अनइक्वल जिसमें लोकसभा ज्यादा बड़ी होगी। क्या होगी, अनइक्वल, मतलब अनइक्वल, बराबर की नहीं होगी। तो इसमें भी क्या होगा, एक जगह तो लोकसभा ज्यादा बड़ी होगी, एक जगह राज्यसभा ज्यादा बड़ी होगी, मतलब राज्यसभा के डिसीजन ज्यादा मानने जाएंगे। तो इस टाइप से अपन ने पावर डिसाइड की है कि एक तो बराबर पावर किस किस में। अब बराबर पावर मैंने पहले भी बताया था कि किस किस में होगी। पहली होगी कि अगर आपको कोई ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करना है, जो इक्वल की मैं बात कर रहा हूं, इक्वल। तो ऑर्डिनरी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो आपकी इक्वल हो गई, याद रखना, ऑर्डिनरी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो आपकी इक्वल पावर हो गई। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी बिल, कोई भी ऑर्डिनरी बिल को पास करना है, को बिल को पास करना है तो भी आपकी इक्वल हो गई पास को। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, सॉरी पास करना है, तो भी क्या होगा, आपका इक्वल पावर होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मैंने पहले भी बताया था। अगर मैं बात करूं कि जो इलेक्शन होंगे, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के इम्पीचमेंट होंगे, इलेक्शन और इम्पीचमेंट जो होगी उसकी भी पावर इक्वल है लोकसभा राज्यसभा के अंदर। मैंने बताया था इलेक्शन में कौन मेंबर थे, वही इलेक्टेड मेंबर वाली बात थी, और इम्पीचमेंट में भी वही वाले मेंबर होंगे, लोकसभा राज्यसभा के तो है ही ना। तो पार्लियामेंट की इक्वल पावर क्या होगी, लोकसभा राज्यसभा दोनों की गिनी जाएगी। तो इम्पीचमेंट एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये इसमें भी इक्वल पावर हो गई। अगली मैं बात करूं कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है उसकी रिमूवल पावर भी बराबर होगी। बट अब आपको ये भी पता है, मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट का अगर रिमूवल का जो बिल लेके आना है तो वो केवल कहां ला सकते हैं, राज्यसभा में लेके आ सकते हैं। लेकिन बस वही वाली बात है ना, लेकिन बिल तो दोनों में पास होना चाहिए, बिल दोनों पास होना चाहिए। राज्यसभा में क्यों ले सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के ही ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तो इसीलिए मैंने वाइस प्रेसिडेंट कर दिया। ऐसे ही यूपीएससी का जो मेंबर चुनने हैं उनमें रिकमेंडेशन करना है, ऑर्डिनेंस पावर जो हो गई, वो सब इक्वल है। अब मैं अगर अनइक्वल की बात करूं, और तो ज्यादा कुछ नहीं है, वही प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड चीजें हो गई कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकसभा के अंदर ज्यादा होगी, लेकिन मेंबर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी राज्यसभा के मेंबर की, और राज्यसभा के मेंबर को भी कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इस टाइप की ये चीजें हो गई, तो ये इक्वल पावर हो गई सारे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। अब अगर मैं अनइक्वल की बात करूं जिसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, जिसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, तो वो कौन सी है। अनइक्वल की बात कर रहा हूं जिसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, कौन सी। पहली बात तो मनी बिल, मनी बिल, मनी बिल को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, पहली पावर। दूसरी पावर कि आपका जो राज्यसभा में जो होगा मनी बिल को अमेंड नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं कर, मतलब मनी बिल को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और राज्यसभा में अमेंड भी नहीं कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं लेकिन अमेंड नहीं कर सकते। ये केवल मैं पूरा का पूरा क्या कंक्लूजन लेके आ रहा हूँ, सारा का सारा बताया है, वही रिवाइज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको अमेंड भी नहीं कर सकते राज्यसभा में, लोकसभा में ही तो होगा सब कुछ, पूरी की पूरी पावर लोकसभा के पास है। अब जो अपने लोकसभा में है, अब ये स्पीकर की स्पेशल पावर है, लोकसभा स्पीकर है
वही डिसाइड करेंगे। मैंने मनी बिल के बारे में पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूं कि मनी बिल, अब चूंकि मैंने बताया था कि 110 आर्टिकल में लिखा था मनी बिल में कि ये आपका मनी बिल होगा, लेकिन कभी कभी ये भी तो हो जाता है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको डिसाइड करने का काम, मनी बिल को डिसाइड करने का काम कि ये बिल मनी बिल है, मतलब ये धन विधेयक है, उसको डिसाइड कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि मनी बिल, ये जो बिल जो आया है वो मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, मनी बिल है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर लोकसभा स्पीकर कर रहे हैं तो लोकसभा की पावर बढ़ गई, कि वो तो डिसाइड कर रहे हैं कि लोकसभा में जो बिल जो है अपना मनी बिल है कि नहीं है। अगली मैं बात करूं कि अगर ज्वाइंट सिटिंग हुई, मैंने बताया था ना ज्वाइंट सिटिंग, ऑर्डिनरी बिल के अकॉर्डिंग ज्वाइंट सिटिंग हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा में सदस्य लोग ज्यादा होते हैं, राज्यसभा में कम होते हैं, तो अगर सदस्य लोकसभा में ज्यादा हुए तो किसकी पावर ज्यादा हुई? ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा की पावर ज्यादा हुई। तो लोकसभा की पावर ज्यादा होती है राज्यसभा से, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अगली मैं बात करूं कि आपकी जो इमरजेंसी का डिसकंटिन्यूशन होगा, अगर डिसकंटिन्यूशन होगा, मान लो प्रेसिडेंट ने कोई इमरजेंसी लगाई, तो पहली बात तो प्रोक्लेमेशन में तो दोनों की रजामंदी होगी, लेकिन अगर उन्होंने बोला कि डिसकंटिन्यूशन होना है, डिसकंटिन्यूशन होना है कि इसको इमरजेंसी को हटाना है, तो केवल डिसकंटिन्यूशन ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी को हटाना है तो लोकसभा, ओनली लोकसभा में बिल पास होगा और हटा सकते हैं, राज्यसभा का कोई भी इसमें रोल नहीं है। प्रोक्लेमेशन के लिए है लेकिन डिसकंटिन्यूशन के लिए नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो राज्यसभा में जो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकते नो कॉन्फिडेंस मोशन से। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो मैंने भी बताया था मोशन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन किस में लगता है? नो कॉन्फिडेंस, यहां लिख देता हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब हो गया कि आप लोगों को बहुमत साबित करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ये बात है, बहुमत कहां साबित होगा? लोकसभा में साबित होगा। तो राज्यसभा में किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मतलब किसी भी नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं हटा सकते, राज्यसभा के द्वारा नहीं हटा सकता, क्योंकि लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो ये वाली चीज हो गई। अब अगर मैं कुछ बात करूं कि अनइक्वल पावर जिसमें राज्यसभा स्ट्रांग हो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोर्ड पे इसको मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पर लिखूंगा मैं, क्योंकि इसमें तो चूंकि अनइक्वल पावर लोकसभा में, तो जैसे मैंने बताया था कि ज्यादातर चीजें स्ट्रांग है ही है, लेकिन कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिनमें राज्यसभा स्ट्रांग है, जिनमें राज्यसभा स्ट्रांग है। अब वो कौन सी चीजें हो गई मैं बताता हूं। हाँ, तो राज्यसभा स्ट्रांग करना है तो पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट में, पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में हो। स्टेट लिस्ट, ये राज्यसभा से रिलेटेड है। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स होंगे उससे रिलेटेड वो बना सकते हैं। ये आर्टिकल 249 में लिखा गया है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में, पार्लियामेंट को ऑथराइजेशन है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट में दिए गए मैटर पर लॉ बना सकती है। ये राज्यसभा का काम है, ये राज्यसभा का काम है। दूसरा, ऑल इंडिया सर्विस, क्या? ऑल इंडिया सर्विस, वही यूपीएससी वगैरह, आईपीएस वगैरह, मतलब आईएएस आईपीएस वगैरह, और सेंट्रल एंड स्टेट लेवल की जो सर्विस होंगी उनको ऑथराइजेशन, ऑल इंडिया सर्विस चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। ठीक है, दिख रहा है इसमें? हाँ, दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये 249 स्टेट लिस्ट में 249 है, और स्टेट और सेंट्रल में ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस वगैरह, इनको
जो ऑथराइजेशन जो देता है वो कौन देता है? राज्यसभा देता है। ये आर्टिकल 312 में लिखा है, आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑल इंडिया सर्विस को ऑथराइजेशन देने की जो पावर है वो किसके अंदर है? ओनली राज्यसभा के अंदर है। किसके अंदर है? राज्यसभा के अंदर है केवल। किसके अंदर है? केवल राज्यसभा के अंदर है। तीसरी बात करें तो ये वाइस प्रेसिडेंट का, जैसे मैंने पहले इक्वल में बता रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो मोशन है वो अकेला लेके आ सकता है। ऑब्वियसली बात है, लोकसभा की मैंने बताया ना केवल राज्यसभा में आएगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मोशन है, जो भी है बिल है, जो भी है, रिमूव करने के लिए वो क्या लेके सकता है? लेके राज्यसभा में ही ला सकता है। ये आर्टिकल 67 में लिखा है। अपन ने देखा था कि जो उसकी पावर थी रिमूवल की वो 67 में थी, तो राज्यसभा में ही आएगा। अगर मैं बात करूं कि जो नेशनल इमरजेंसी में जो फाइनेंशियल प्रेसिडेंट रूल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगाते हैं, तो अगर प्रोक्लेमेशन लगा हुआ है, प्रोक्लेमेशन है अगर इमरजेंसी का, और उस टाइम पे अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा नहीं है मतलब वो है ही नहीं है, लोकसभा नहीं है, तो उस टाइम पे भी अगर राज्यसभा उसको क्या करे? अप्रूव कर दे, ओनली राज्यसभा अप्रूवल, राज्य वैसे तो दोनों का होना जरूरी है, लेकिन अगर उस टाइम पे लोकसभा नहीं है और ओनली राज्यसभा उसको अप्रूव कर दे प्रोक्लेमेशन को, मतलब लगाने की क्रिया को, तो क्या होगा? उस टाइम पे वो इमरजेंसी मानी जाएगी, इमरजेंसी मानी जाएगी, उसको लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल किसमें लिखा है? 352। इमरजेंसी तो पता ही है, इमरजेंसी किसमें है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360, आर्टिकल 356 और 360 में ये इमरजेंसी के बारे में लिखा है। तो ये आपकी मेन जो है क्या है? आपकी राज्यसभा से रिलेटेड चीज है। क्योंकि आपको लोकसभा की चीज है, तो क्योंकि मैं इतनी देर से बताता जा रहा हूं कि लोकसभा स्ट्रांग है, लोकसभा स्ट्रांग है क्योंकि हाउस ऑफ पीपल है, तो इसलिए तो अब लेकिन राज्यसभा में ये चीजें दिमाग में रखना, हो सकता है कि आपके मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर प्री में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की स्पेशल पावर्स जो लोकसभा को नहीं दी गई है वो कौन कौन सी है। पहली बात की स्टेट लिस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई लॉ बनाना है तो वो राज्यसभा के हाथ में कंट्रोल। 249 में ऑल इंडिया सर्विस, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड। ऑल इंडिया सर्विस को ऑथराइजेशन आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा देती है। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए अगर कोई लेके आ रहा है तो क्या होगा? वो राज्यसभा अकेले में लाया जा सकता है, आर्टिकल 67 में लिखा है। और प्रेसिडेंट अगर कोई इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना चाहता है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रोक्लेम करना है तो लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा और राज्यसभा का अप्रूवल जरूरी है। लेकिन अगर उस टाइम लोकसभा किसमें नहीं है, सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा? राज्यसभा, ओनली राज्यसभा उसको अप्रूवल दे सकती है आर्टिकल 352, 56 और 60 के तहत, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल हो, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। ये तीन चीजें आपकी हो गई। कुछ और चीजें हैं जैसे आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस लिखे हैं पार्लियामेंट के। क्या लिखे हैं? प्रिविलेजेस लिखे हैं, विशेषाधिकार लिखे हैं। क्या लिखे हैं? विशेषाधिकार। क्या लिखे हैं? विशेषाधिकार लिखे हैं। तो कुछ ऐसे प्रिविलेजेस हैं वही, तो इन लोगों को क्या किया है? हम लोगों ने प्रिविलेजेस दे दिए हैं जो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं। एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पहली बात कि जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, मेंबर जो हैं, उनको उनको क्या है? अगर हटना है, अगर वो डिसएग्री कर रहे हैं, अगर डिसएग्री कर, पहली बात तो बोलने का पूरा अधिकार है। सबसे पहली बात क्या है? बोलने का पूरा अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है, उनमें कुछ भी बोल सकते हैं उसके पार्लियामेंट में जाके। दूसरी चीज, इनको सबसे अच्छा प्रिविलेज दिया गया है कि अगर इन पे कोई सिविल केस चल रहा है, अगर इन पे कोई सिविल केस चल रहा है तो इनको उसमें सजा नहीं हो पाएगी जब तक वो पार्लियामेंट सेशन में है। क्या? जब तक पार्लियामेंट सेशन में है
तब तक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को सिविल केस में, क्रिमिनल केस में नहीं, याद रखना, मैंने वर्ड दिमाग में रखना, सिविल केस में या क्रिमिनल केस में। हाँ दोस्तों, कहा था मैं, हाँ आर्टिकल 105 विशेषाधिकार जो दिया गया है, आर्टिकल जो दिया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसमें क्या है, पहले मैंने बताया था कलेक्टिव है, उनको बोलने का पूरा अधिकार है, उनको पब्लिश करने का पूरा अधिकार है, अपनी रिपोर्ट जो भी है उसमें हो रहा है, बस हाँ वो सीक्रेसी वाला नहीं होना चाहिए, सिटिंग जो है सीक्रेसी वाली नहीं होनी चाहिए, कि सीक्रेट मीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने बोला कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये बोल दिया गया था कि ठीक है, 1978 में जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें बोल दिया गया था कि ठीक है आप लोग कोई भी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, बट अगर वो सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी अटेंड कर सकता है, बस सीक्रेट मीटिंग को प्राइवेट मेंबर अटेंड नहीं कर सकता। दूसरी चीज में कहा था, दूसरी चीज में बोल रहा था कि आप पे अगर कोई केस हो रहा है, अगर आपने कोई किया है, क्राइम किया है, चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, मैं बोलने वाला था, मैं कहा था लास्ट टाइम में यहीं पे था, तो चाहे वो सिविल केस हो चाहे वो क्रिमिनल केस हो, अगर इस पर प्रोसीडिंग होनी है और अगर उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में है, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के स्पीकर जो है, पार्लियामेंट का जो चेयरमैन है, सॉरी, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, चाहे वो अपना राज्यसभा में अपने कौन है, आपके चेयरमैन है, और लोकसभा में आपके जो स्पीकर है, अगर वो दोनों की परमिशन होगी तो उसके बिना आप लोगों पे कोई भी केस या फिर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ये वाली चीज हो गई। सब अगली बात कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट, डिटेंशन और कन्विक्शन या इम्प्रिजमेंट की इंफॉर्मेशन का लेने का अधिकार नहीं होगा। राइट टू इट हैज द राइट टू रिसीव द इमीडिएट इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, अगर कुछ भी रिलेटेड है, अगर उनकी हुई है तो उसकी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, इनको छोड़ा क्यों गया है, इनको इम्प्रिजन क्यों किया गया है, तो मतलब इस टाइप की चीजें वो ले सकते हैं, तो इनको बोलते हैं कलेक्टिव। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो एक इंडिविजुअल मेंबर पे, ये तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, वो तो सारा का सारा भीड़ में तो कुछ भी, वो बहती गंगा में आता और कोई होता है, तो एक इंडिविजुअल की बात करूं, ये तो मैंने कलेक्टिव की बात की, इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल में एक अगर स्पेशल कोई बंदा है, अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो पार्लियामेंट लगने के साथ, पार्लियामेंट अगर जिस टाइम पे लग रहा है उस टाइम पर उसको सिविल केस, याद रखना, क्रिमिनल केस नहीं, सिविल केस, हमें यहां था, मैं पहले जब मैंने छोड़ा था पॉज करने से पहले, तो सिविल केस जो था, सिविल केस में उसको सजा नहीं हो सकती है, क्रिमिनल केस में हो सकती है लेकिन सिविल केस में प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। वो कब, जब पार्लियामेंट सेशन में हो तब, और पार्लियामेंट सेशन लगने से 40 दिन पहले, कितने दिन पहले, 40 डेज पहले और 40 डेज बाद, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इनको सजा नहीं हो सकती, मतलब प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। अगर पार्लियामेंट चल रही है, सेशन में है, तो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, और बोलने का अधिकार तो है ही, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि इस पे कुछ लिमिटेशंस होंगी, इस पे कुछ लिमिटेशन, पार्लियामेंट के पास तो लॉ मेकिंग पावर है पूरी की पूरी, तो क्या इस पे कुछ लिमिटेशन नहीं होंगी, तो इस पे कुछ लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की, ये लास्ट में बता रहा हूँ और खत्म आपका, लिमिटेशंस करने के बाद ये खत्म, ठीक है, मैं लिमिटेशंस बता देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आपने पूरी लॉ मेकिंग कर दी, आपको लोकसभा राज्यसभा में हो गया, बिल पास कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिए, सारे के सारे बिल आ गए, बनी बिल वगैरह, बजट वगैरह सब आ गया, बजट अपना 112 में लिखा है, याद रखना, बजट अपना आर्टिकल 112 में है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने बताया नहीं, बजट की मुझे जरूरत नहीं लगी है बताने की, तो मैं नहीं बताया, लेकिन बजट अपना आर्टिकल 112 में है, 112 में है बजट, ठीक है, बजट आपका आर्टिकल 112 में है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की लिमिटेशंस के ऊपर, लिमिटेशन, अब ऐसा होता नहीं है कि वो किसी भी मर्जी से चाहे, तो लिमिटेशन अगर मैं बात करूं, पहली लिमिटेशन तो यही है कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब
ब्रिटेन की तरह तो नहीं है कि अनरिटर्न हुआ तो उनकी मर्जी आई, उस बेस पे उसने केस बना दिया। तो पार्लियामेंट में भी ऐसा ही है, पार्लियामेंट में वो केवल उन्हीं मैटर पे लॉ बना सकते हैं जो आप, अब जैसे यूनियन पे देखा जाए तो यूनियन के जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उन पर बना सकते हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट पर ही लॉ बना सकते हैं। पहले मतलब लिमिटेशन लग गई ना, स्टेट लिस्ट पे नहीं बना सकते। स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मैं अगले में बता दूंगा, जो ज्यादा 15-20 मिनट का काम है। तो यूनियन लिस्ट में तो ये क्या होगा, यूनियन लिस्ट में बना सकते, साथ में ये कौन करंट में बना सकते हैं, कौन करंट लिस्ट में बना सकते हैं। बट अंतर क्या है कि कौन करंट लिस्ट में वो तब बनाएंगे, अकेले, मैं अकेले की बात कर रहा हूं, वैसे तो स्टेट की जरूरत है, वो तब बनाएंगे जब स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे कि भैया हमारे में ये बना दो। लेकिन इसमें लिमिट लग गई ना इस चीज में, रिटर्न होने के कारण, क्योंकि रिटर्न हो गया तो इसमें ये लिमिट लग गई। और ब्रिटेन में तो है नहीं है कि लिमिट वाली बात, क्योंकि उनमें रिटर्न ही नहीं है। तो पहली बात तो एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके कारण इसमें एक लिमिट लग गई है कि ये एक लिमिटेड मैनर में ही लॉ बना सकते हैं। कि अगर यूनियन, जब पार्लियामेंट है तो वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट में बना सकती है। और कॉन्करेंट में भी कंडीशन है कि अगर स्टेट रिक्वेस्ट करे तो, या इमरजेंसी लग जाए तो, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, मतलब अगर यूनियन स्ट्रांग हो जाए तो भी ये बना सकते हैं। दूसरा, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर के कारण जो होगा वही चीज हो गई जो तो मैंने एग्जांपल बताया था, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। फेडरल स्ट्रक्चर होने के कारण तो ये हुआ है कि स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट में हो गया। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में तो और भी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जुडिशियल रिव्यू की, जुडिशियल रिव्यू, देखो पहली बात तो जब मैं जुडिशरी कराऊंगा उस टाइम पे जुडिशियल रिव्यू कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टच करा दूं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर कोई भी लॉ बना है तो उस पे जो कोर्ट है आपकी इंटरफेयर कर सकती है, अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रही हो। तो जो जुडिशियल रिव्यू है ये क्या है, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है ये, तो आप सोचे कि एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ कि जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ होगा, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू ले लेती है। तो अगर ये कोई भी लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, अगर कोई भी लॉ बना रहा है और अगर उसको लगा कि नहीं है, तो ये लिमिटेशन ही तो लग गई कि जुडिशियल रिव्यू करके उसको अल्ट्रा वायरस बोल सकता है। तो ये कौन सी हो गई, तीसरी हो गई आपकी जुडिशियल रिव्यू। पहली हो गई रिटर्न, दूसरी हो गई फेडरल, तीसरी हो गई जुडिशियल रिव्यू। चौथी बात मैं करूं तो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट होने के कारण क्या हुआ, वो उस मैटर में लॉ ही नहीं बना सकते जिसके कारण आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो। तो ये वाली चीज हो गई। तो ये चार मेन चीजें हैं जिससे अपन ने बात की है, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कंपोजिशन के टाइम पे, कि कुछ सीट जो मैंने बताई थी कि SC ST का जो बंदा है, SC ST का बंदा है, वो लोकसभा राज्यसभा से इलेक्शन लड़ सकता है अगर वो SC ST कम्युनिटी का हो। अगर सीट अगर SC ST की, तो कुछ SC ST की सीट भी तो रिजर्व होंगी। तो SC ST सीट जो है, जो मैंने अभी देखा ये चीज, SC ST सीट है वो रिजर्व है आपकी लोकसभा और राज्यसभा में। और चूंकि पॉपुलेशन बेस्ड पे उसको रिजर्व किया गया है, लेकिन फिर भी टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो की गई हैं SC के लिए की गई हैं 84, कितनी है 84, और ST के लिए की गई है 47, 47, ठीक है। वो तो अच्छा हुआ दिमाग में आ गया ये चीज। तो कितनी की गई है, SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट अपनी किसमें रिजर्व है लोकसभा के अंदर। कितनी है लोकसभा के अंदर ये अपनी रिजर्व है, ये आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं है, आपकी पार्लियामेंट यहाँ पे खत्म होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी में आपको बताऊंगा नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगले वीडियो में अपन बात करेंगे लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जितने भी है वो हो सकता है आधे घंटे में खत्म करके, इमरजेंसी कंप्लीट करा के आपका कंप्लीट कर, इमरजेंसी कंप्लीट करके उसके बाद अपन जुडिशरी स्टार्ट कर लेंगे और आपका ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।